नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस लेक्चर में हम ऐसे 315, ऐसे 320, 330 और ऐसे 450 का डिटेल में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 315। तो देखो इसका नाम क्या है, ऐसे 315 का आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं ऐसे 315 में, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी इस स्टैंडर्ड के अंदर हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है कि ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती क्या है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, लेकिन उससे भी पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये मिसस्टेटमेंट क्या होती है। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये मिसस्टेटमेंट क्या होती है। तो मिसस्टेटमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी फ्रॉड और एरर होते हैं, जो भी गलतियां होती है, उसे क्या बोला जाता है, मिसस्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी फ्रॉड और एरर होते हैं या भी जो भी गलतियां होती है फ्रॉड और एरर के कारण, उन्हें क्या बोला जाता है, मिसस्टेटमेंट। फिर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसे बोला जाएगा, तो ये होती हैं बड़ी गलतियां। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी बड़ी गलतियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड और एरर के कारण जो भी बड़ी गलतियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमने देख लिया मिसस्टेटमेंट क्या होती है और हमने देख लिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है। अब आ जाओ आप अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में, जो कि क्या करना है, ऑडिटर को निकालना है। तो आरओएमएम ये क्या होता है, तो आरओएमएम क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऑडिट का बेस होता है। तो देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी गलती होने के चांस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होने के चांस, इसे बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने आपको बताया मिसस्टेटमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलती होती है उसे बोला जाता है मिसस्टेटमेंट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होती है उन्हें बोला जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आरओएमएम क्या हुई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलतियां होने के जो चांसेज होते हैं उन्हें बोला जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर मान लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा आती है, अब ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले आरओएमएम कैलकुलेट करेगा। ये क्या होता है, आरओएमएम कैलकुलेट करना ऑडिट का बेस होता है, इसके बिना ऑडिट हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करता है। तो अगर ये ज़्यादा आती है, अगर आरओएमएम ज़्यादा आती है तो ऑडिटर क्या करता है, ज़्यादा चेकिंग करता है। और अगर आरओएमएम कम आती है तो ऑडिटर क्या करता है, कम चेकिंग करता है। ऑडिटर क्या करता है, कम चेकिंग करता है। आरओएमएम ज़्यादा आने का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब बड़ी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो ऑडिटर ज़्यादा मेहनत करेगा, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बड़ी गलती होने के चांसेस कम है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कम चेकिंग करेगा। अब हमें सीखना क्या है, हमें तो ये सीखना है कि ऑडिटर आरओएमएम निकालेगा कैसे, ऑडिटर आरओएमएम निकालेगा कैसे। तो ऑडिटर आरओएमएम निकालेगा कैसे, ये स्टैंडर्ड के नाम में छुपा है, ये स्टैंडर्ड के नाम में छुपा है। देखो इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, आइडेंटिफाइंग, नाम क्या है इसका, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इन्वायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर कैसे निकालेगा आरओएमएम, थ्रू अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल्स। क्या करेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा और उसके कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो यहाँ पे आरओएमएम निकालने का फॉर्मूला भी दे रखा है, जरा देखो आरओएमएम निकालने का फॉर्मूला। आरओएमएम किस में निकलती है, आरओएमएम निकलती है परसेंटेज में। जब भी ऑडिटर क्या निकालेगा, बड़ी गलती होने के चांसेस निकालेगा, आरओएमएम निकालेगा तो किस में निकलेगी, परसेंटेज में। इसका फॉर्मूला क्या है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क, ये इसका फॉर्मूला है। आरओएमएम का क्या फॉर्मूला है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। अब ऑडिटर को क्या निकालनी है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो सबसे पहले ऑडिटर कैलकुलेट करेगा इनहेरेंट रिस्क। तो ये इनहेरेंट रिस्क कैसे निकलेगी, ये इनहेरेंट रिस्क कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द आरओएमएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जैसे ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा, तो ऑडिटर को क्या पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी, इनहेरेंट रिस्क पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी ऑडिटर को, इनहेरेंट रिस्क। भाई क्या करना ऑडिटर को, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मतलब उससे देखना है कि इसका धंधा क्या है, नेचर क्या है, कितने बिल स्मॉल स्केल पे काम करी एंटिटी, लार्ज स्केल पे काम करती है, ये उसको देखना है। तो इस तरह से देखेगा कि वहाँ पे रिस्क कितनी है, इनहेरेंट रिस्क कितनी है। तो इस तरह से निकलती है इनहेरेंट रिस्क। और एक होती है कंट्रोल रिस्क। हमने देखा इनहेरेंट रिस्क कैसे निकालेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेके। फिर कंट्रोल रिस्क कैसे निकालेगा, ऑडिटर को निकालनी रहेगी कंट्रोल रिस्क भी। ऑडिटर को क्या कैलकुलेट करनी है, आरओएमएम, इसके लिए उसको दो चीज निकालनी है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अभी कंट्रोल रिस्क कैसे निकालेगा, यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे ऑडिटर उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, इंटरनल कंट्रोल्स। एक एंटिटी में पूरा का पूरा एक इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क बना होता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस पूरे फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेगा। अब आप बोलोगे सर ये होता क्या है, आपने बताया कि एंटिटी के अंदर इंटरनल कंट्रोल एक फ्रेमवर्क होता है, तो होता क्या है। तो देखो
इसको समझो। अगर कोई भी एंटिटी क्या करे, मान लो कोई भी है वो क्या करे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करो तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क होगी, फ्रॉड या एरर होने के चांसेस होंगे ही होंगे। आप चाहे छोटा बिजनेस स्टार्ट करो या बड़ा बिजनेस, उसमें कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होगी। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब है क्या, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है बिजनेस रिस्क। जैसे ही आप कोई बिजनेस चालू करते हो, जैसे ही कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड और एरर की रिस्क होगी। इसे बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। तो एंटिटी का जो मैनेजमेंट होता है ना, उस बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, एंटिटी का जो मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, उन फ्रॉड और एरर से बचने के लिए क्या लगाता है, कंट्रोल्स लगाता है। तो यही होते हैं क्या, इंटरनल कंट्रोल्स। तो एंटिटी का मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ कंट्रोल्स लगाता है। क्यों लगाता है, ताकि फ्रॉड और एरर ना हो। अगर हो भी जाए तो उन्हें क्या कर लिया जाए, कंट्रोल्स उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ ले। और क्यों लगाए जाते हैं कंट्रोल्स, जो एंटिटी अकाउंटिंग करती है वो अकाउंटिंग क्या हो, टाइमली हो, वो अकाउंटिंग कंप्लीट अकाउंटिंग हो, एक्यूरेट अकाउंटिंग हो। इस कारण से कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। इस कारण से एंटिटी क्या करती है, कंट्रोल्स लगाती है, ताकि एंटिटी के अंदर फ्रॉड और एरर ना हो। तो ऑडिटर क्या करता है, कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेता है। और जब उसे लगता है ऑडिटर को कि एंटिटी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या आएगी बताओ, तो कंट्रोल रिस्क क्या होगी, कम आएगी। लेकिन ऑडिटर को लगता है कंट्रोल्स क्या है, एंटिटी के कंट्रोल्स बेकार हैं, एंटिटी ने बहुत घटिया कंट्रोल्स लगा रखे हैं, कंट्रोल्स लगा ही नहीं रखे भाई। एंटिटी ने ना कोई गार्ड बैठा रखा, ना ही कुछ कैमरा वगैरह लगा रखे, ना ही अकाउंटिंग टाइमली करने के लिए कुछ पॉलिसीज वगैरह बना रखी। तो ऑडिटर क्या मानेगा, ऑडिटर क्या करेगा, ये कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा निकालेगा। अब एक डाउट आता है कि सर ये कंट्रोल रिस्क ऑडिटर निकालेगा कैसे, कितना परसेंटेज निकालेगा। तो ये ऑडिटर क्या करता है, ये अपने जजमेंट की बेस पे निकालता है कि इनहेरेंट रिस्क की कितनी होगी और कंट्रोल रिस्क की कितनी होगी। ऑडिटर अपने जजमेंट की बेस पे निकालता है। पहले क्या करता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेता है। इनहेरेंट रिस्क निकालने के लिए एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा। कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए मैंने भी आपको बताया क्या करेगा ऑडिटर, कंट्रोल रिस्क निकालने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, एंटिटी के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो ले ली मान लो कंट्रोल्स की, ऑडिटर को पता भी चल गया कि इस एंटिटी के कंट्रोल्स एकदम खराब है, फिर भी वो कितना परसेंटेज रखे कंट्रोल रिस्क का। तो ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। ऑडिटर अपने जजमेंट पे डिपेंड करेगा, ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कंट्रोल रिस्क कितनी रखेगा। तो देखो इनहेरेंट रिस्क मैंने क्या बताई, ये होती है बिजनेस की रिस्क। ये क्यों आती है, उस बिजनेस के नेचर के कारण, वो कितने कितने लार्ज स्केल पे काम कर रही है, स्मॉल स्केल पे काम कर रही है, लार्ज स्केल पे काम कर रही है, उन पर डिपेंड करते हैं इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या नहीं कर पाए, गलतियों को पकड़ ना पाए, उनको पकड़ ना पाए, उनको रोक ना पाए, और गलतियां होने पर उनको सही ना कर पाए। ये होती है कंट्रोल रिस्क, ये इसकी डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बता दिया इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और आरओएम के बारे में। अब देखो इनहेरेंट रिस्क क्या बताया था मैंने, ऑडिटर को क्या निकालनी है, आरओएम निकालनी है। ऐसे 3 और 5 में हम क्या सीख रहे हैं, आरओएम निकालना सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होने के चांसेस कितने हैं। ये ऑडिटर को निकालना सबसे पहला काम ऑडिटर का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होने के चांसेस कितने हैं। तो इसके लिए ऑडिटर ने क्या निकाली, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट कैसे निकालेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेके। अब एक डाउट आता है सर अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा ये तो बताओ। तो यहाँ पे कुछ बता रखा है कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा, कि एंटिटी की क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है जिससे ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क निकाल पाएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो एक लिखा के उन्होंने, क्या करेगा ऑडिटर, उसके एंटिटी की लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेगा, मतलब रेगुलेटरी फैक्टर्स की, कि जो एंटिटी है जिसकी ऑडिटर ऑडिट करने गया है, उस एंटिटी पर कितने लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी एंटिटी है, ध्यान से सुनो, कोई ऐसी एंटिटी है जिसे बहुत ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, तो बताओ उसे क्या करना पड़ेगा, उस एंटिटी को उन सभी लॉज एंड रेगुलेशन का टाइमली कंप्लायंस करना पड़ेगा। मतलब उस एंटिटी में बहुत ज्यादा एरर होने के चांस रहेंगे, वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा होंगे, अगर मान लो किसी एंटिटी पर लॉज एंड रेगुलेशन ज्यादा अप्लाई होते हैं, तो वहां पे इनहेरेंट रिस्क क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा क्या देखेगा वो, नेचर ऑफ एंटिटी। उस एंटिटी का नेचर क्या है, यानी नेचर का मतलब कि वो ऑपरेशन किस स्केल पे कर रही है, स्मॉल स्केल पे कर रही है, लार्ज स्केल पे कर रही है। अगर मान लो एंटिटी लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो रिस्क कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। अगर एंटिटी स्मॉल स्केल पे काम कर रही है तो रिस्क कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। अगर एंटिटी स्मॉल स्केल पे काम करती है तो रिस्क क्या होगी, इनहेरेंट रिस्क कम होगी। और देखो और क्या देखेगा ऑडिटर, उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव देखेगा। क्या देखेगा, ऑब्जेक्टिव भी देखेगा। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव का मतलब, मान लो इस एंटिटी ने जिसकी ऑडिटर ऑडिट करने गया है, जिस एंटिटी की ऑडिटर ऑडिट करने गया है, मान लो उस एंटिटी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा है कि इस साल के लास्ट में हमें क्या करना है, अपनी सेल्स डबल करनी है, अपनी सेल को क्या करना है, डबल करना है। तो ऐसे केस में बताओ रिस्क ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर एक नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या करेगा ऑडिटर, जिस एंटिटी की ऑडिट करने गया है ना, उसके पिछले कुछ सालों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू करेगा, उनका ट्रेंड एनालिसिस करेगा। क्या करेगा ऑडिटर, ट्रेंड एनालिसिस करेगा, पिछले सालों का ट्रेंड एनालिसिस करेगा। मान लो जैसे प्रॉफिट देख लिए, सेल्स देख लिए, मान लो
एक साल तो क्या हो रहा था, पिछले सालों में एक साल तो क्या हो रहा था, एंटिटी का प्रॉफिट आ रहा था कितना, 10 करोड़। एक साल उसका प्रॉफिट आता है 1 करोड़। एक साल क्या होता है, एंटिटी को लॉस हो जाता है कितने का, एक साल एंटिटी को लॉस हो जाता है मान लो 50 लाख का। इस तरह से मान लो एंटिटी का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या हो रहा है, एंटिटी का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 1 करोड़ का ही होता है प्रॉफिट, वो कभी लॉसेज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में बताओ, वहां पे ऐसी एंटिटी में फ्रॉड और एरर की रिस्क ज्यादा होगी या कम होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा रखेगा। ऐसे केस में क्या करेगा ऑडिटर, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा से ज्यादा रखेगा। तो ये हमने देख लिया कि इनहेरेंट रिस्क ऑडिटर कैसे निकालेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग करके निकालेगा। कैसे निकालेगा, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे, ये सारी चीजें चेक करके। ऐसी कई सारी चीजें चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझा दिए। अब एक डाउट और आता है कि सर ये सारी अंडरस्टैंडिंग ले रहा है ऑडिटर कि भाई एंटिटी पे कितने लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, एंटिटी का नेचर क्या है, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा है। तो ये करेगा कैसे, ये करेगा कैसे, वो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे। तो यहाँ पे बताया 3 काम करेगा ऑडिटर। ऐसे 315 में ऑडिटर 3 काम करता है, 3 प्रोसीजर्स लगाता है। क्या क्या, इंक्वायरी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और एनालिटिकल प्रोसीजर, 3 काम करता है। वैसे इनके बारे में डिटेल में मैसे 500 में देखते होती है क्या है, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जैसे इंक्वायरी में क्या करता है ऑडिटर, वहाँ पे जो भी एंटिटी के अंदर जो भी नॉलेजेबल पर्सन है ना, जिनमें दिमाग होता है, उनसे क्या करता है, उनसे इंक्वायरी करता है। जैसे मैनेजमेंट के लोग हो गए, ऐसे जो भी दिमागधारी लोग हैं ना, उनसे इंक्वायरी करता है, उनसे पूछता है। तो एक तो इंक्वायरी करता है, और करता है दूसरा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब वहाँ पे जो भी हो रहा है एंटिटी में, उसको खड़े खड़े ऑब्जर्व करेगा, खुद देखता रहेगा, बिना बताए बिना बोले देखता रहेगा, ये होता है ऑब्जर्वेशन। और एक होती है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें ऑडिटर क्या करता है, देखो इसका मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैसे कर रहा था ऑडिटर, ट्रेंड एनालिसिस करके क्या कर रहा था, कुछ पास्ट ईयर के ट्रेंड देख रहा था। तो इसे ही क्या बोला जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसे ही क्या बोला जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो ये सारे काम करके क्या क्या, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके और एनालिटिकल प्रोसीजर करके ऑडिटर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है। किसमें, इस स्टैंडर्ड के अंदर, ऐसे 315 के अंदर। तो ये हमने देख लिया कि ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क कैसे निकालेगा। और कंट्रोल रिस्क मैंने आपको बता ही दिया, क्या करेगा ऑडिटर, उस एंटिटी के क्या देखेगा, उस एंटिटी में कंट्रोल्स देखेगा कि कंट्रोल्स कैसे हैं। अगर कंट्रोल्स बहुत अच्छे होंगे तो कंट्रोल रिस्क क्या होगी, कम होगी। और अगर कंट्रोल्स बेकार होंगे या फिर मान लो कंट्रोल्स है ही नहीं, तो कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा होगी। इस तरह से ऑडिटर क्या करेगा, कंट्रोल रिस्क निकालेगा। तो ये आ जाएगी क्या, आरएमएम। तो इससे आ जाएगी आरएमएम, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इससे क्या आ जाएगी आरएमएम। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लो एग्जांपल ले लो कि एक एंटिटी है जिसकी इनहेरेंट रिस्क है 40%, और वहाँ पे मान लो है उस एंटिटी के जो कंट्रोल्स है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऑडिटर ने अपनी जजमेंट के बेस पे जो कंट्रोल रिस्क निकाली वो कितनी निकाली, 10%। तो बताओ ये आरएमएम कितनी आएगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी आएगी। तो ये कैसे निकालनी है आपको, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। तो ये कितनी आ गई यहाँ पर, 4% आ गई। क्या आ गई, 4%। ये क्या आ गई अपनी, 4% आ गई क्या, आरओएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये जो लेकिन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई है ना, ये क्या है, ये आई है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये अभी आपको थोड़ी देर में अच्छे से समझ आ जाएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे क्या बोला गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। बताओ अभी तक हमने क्या करा, हमने आरओएम निकालने के लिए क्या निकाली, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। लेकिन जब हम इनहेरेंट रिस्क निकाले तो क्या कर रहे थे, पूरी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। इसलिए जो आरओएम भी आई है वो क्या आई है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की आई है, क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग भी किसके लिए है, पूरी एंटिटी की। तो जो आरओएम भी आई है वो किसकी आई है, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। तो आरओएम भी दो होती है, एक होती है आरओएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और एक दूसरी क्या होती है, आरओएम एट असर्शन लेवल, आरओएम एट असर्शन लेवल। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें असर्शन को समझना पड़ेगा कि सर ये असर्शन क्या होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आरओएम एट असर्शन लेवल क्या होती है। सबसे पहले हम क्या समझने जा रहे हैं, ये असर्शन क्या है। तो देखो असर्शन का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, वैसे हम क्लास में डिटेल में देखते हैं, रेगुलर लेक्चर्स में एकदम डिटेल में समझते हैं। असर्शन क्या होती है कि मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिटेल्स देता है ना, भाई एंटिटी का जो मैनेजमेंट है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिटेल देता है वो सब क्या है, असर्शन है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L के आइटम्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के आइटम्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट टू अकाउंट्स में कई सारे आइटम्स आते हैं, नोट टू अकाउंट्स आता है, डिस्क्लोजर कई सारे डिस्क्लोजर्स आते हैं। तो ये सब क्या है, असर्शंस है। बस यहाँ पे इसने क्या कर दिया गया, इनकी लैंग्वेज टेक्निकल शब्द ने क्या बोल दिया गया, देखो P&L के आइटम्स को बोल दिया गया क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट के आइटम्स को बोल दिया गया अकाउंट बैलेंसेज, नोट टू अकाउंट्स क्या बोल दिया गया, डिस्क्लोजर्स। बस इनका नाम चेंज कर दिया गया। अब मैं आपको समझाता हूँ असर्शन का मतलब और अच्छे से। जैसे मान लो पहले एक बार देख लेते हैं P&L में क्या क्या आइटम्स आते हैं, ये तो आप जानते ही हो।
जैसे P&L में क्या क्या आता है, सेल्स, परचेज, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं, पीपी, डेटर्स, लोन, कैश एंड बैंक बैलेंस। डिस्क्लोजर्स में क्या क्या आता है, लिटिगेशन, सेटलमेंट कॉस्ट वगैरह। ये सब क्या है, ये सब क्या है, असर्शंस है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखा है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पीपी दिख रही है कितने की, 10 करोड़ की। कितने दिखा रखा है, मैनेजमेंट ने दिखा रखा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीपी को कितना, 10 करोड़। क्या दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है बताओ, पीपी को दिखा रखा है उसने 10 करोड़। तो यही है असर्शन, इसे क्या बोल दिया गया, इस पीपी को ही एक असर्शन बोल दिया गया। अब इसमें दो टाइप के असर्शन होती हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लाइड। तो एक्सप्लिसिट तो क्या हो गई, देखो जैसे ही कोई भी पढ़ेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे क्या दिखी, पीपी दिखी 10 करोड़ की, तो क्या बोलेगा, पीपी है 10 करोड़ की। तो जो 10 करोड़ दिख रहा है ऊपर ऊपर से, ये तो क्या हो गई, एक्सप्लिसिट असर्शन। अब इम्प्लाइड असर्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, उसे जैसे ही दिखी पीपी 10 करोड़ की, तो वो ये भी सोचेगा कि जो पीपी है ना, ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है, ऐसे नहीं कि फेक है। भाई कोई भी बंदा जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, उसमें से क्या दिख रही है, पीपी 10 करोड़ की, तो वो क्या क्या सोचेगा, साथ ही साथ उसे ये तो पता चल रहा है कि पीपी 10 करोड़ की है, लेकिन ये भी सोचेगा ये पीपी वास्तव में एग्जिस्ट भी करती है, फेक नहीं है, ये फेक नहीं है, ये कोई फर्जी पीपी नहीं दिख रही। और ये भी सोचेगा, उसे उसके मन में ये भी आएगा, ये पीपी इसी एंटिटी की है जिसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी की नहीं है। तो ये क्या है, ये सब क्या होती है, असर्शंस होती हैं, ये सब क्या होती है, असर्शंस होती हैं। तो देखो अब ऑडिटर क्या है, ऑडिटर का काम थोड़ा ना कि वो इस पर विश्वास कर ले। उसे क्या दिखी, उसने देखा कि पीपी दिख रही है 10 करोड़ की, जो यूजर्स होंगे वो तो क्या करेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन ऑडिटर को तो चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो पीपी दिखा रखी है 10 करोड़ की, वो वास्तव में सही है कि नहीं। ये है ऑडिटर का काम, ये ऑडिटर का काम। तो इन्हें बोला जाता है असर्शन। जो भी मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल देता है ना, जो भी डिटेल देता है मैनेजमेंट, वही सब क्या होती है, असर्शन होती हैं, वही सब क्या होती है, असर्शन। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, आरओएमएम एट असर्शन लेवल। हमने क्या देख लिया था, आरओएमएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल ऑडिटर कैसे निकालेगा। अब ध्यान से सुनो, जब ऑडिटर आरओएमएम एट असर्शन लेवल निकालेगा ना, तो एक डाउट आता है कि सर देखो आपने बताई ये तो कई सारी असर्शंस है, जैसे P&L में कितने सारे आइटम्स आएंगे, बैलेंस शीट में कितने सारे आइटम्स होंगे, ऐसे डिस्क्लोजर भी एंटिटी में ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे डिस्क्लोजर देने होते हैं। तो ऑडिटर क्या सभी के आरओएमएम निकालेगा अलग अलग, तो ऑडिटर सभी की नहीं निकालेगा। क्या होता है, जनरली जो आरओएमएम हमारी आरओएमएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है ना, जो आरओएमएम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आई, वही हमारी क्या आएगी, असर्शन लेवल पे भी आएगी, वही आरओएमएम हमारी क्या आएगी, असर्शन लेवल पे भी आएगी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे आरओएमएम अलग आएगी, जहाँ पे आरओएमएम असर्शन लेवल पे अलग आएगी। तो देखो आईसीए ने क्या करा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जनरली असर्शन लेवल आरओएमएम इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आरओएमएम। जनरली सेम ही होगी, नहीं तो ऑडिटर के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो हर एक आइटम के लिए, हर एक असर्शन के लिए अलग अलग आरओएमएम निकाले। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, अब आपको समझ आएगा सिग्निफिकेंट रिस्क। ये टॉपिक देखो क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क। ये क्या बता रहा है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, क्या बता रहे हैं कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होती है, मतलब कुछ असर्शंस ऐसी होती हैं, कुछ बैलेंस शीट, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होती है, जहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होती है। और अगर ऐसे एरियाज में मान लो कंट्रोल्स वीक हैं या फिर कंट्रोल्स मॉडरेट भी हैं, तो वहाँ पे आरओएमएम क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी। ज़्यादा क्यों आएगी, देखो आरओएमएम कैसे निकलती है, आरओएमएम इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क तो क्या है, ज़्यादा है, देखो कुछ एरियाज में इनहेरेंट रिस्क तो क्या है, बहुत ज़्यादा। और कंट्रोल्स मैंने क्या बोले, अगर उन ऐसे एरियाज में कंट्रोल्स बेकार हैं या फिर ठीक ठाक भी हैं, तो आरओएमएम ऐसे एरिया में क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। ऐसे एरियाज में क्या होगा, आरओएमएम जनरली ज़्यादा ही आती है। तो अब ये एरियाज कौन से हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। ये एरियाज कौन से हैं, मतलब ये असर्शंस कौन सी हैं जिनमें आरओएमएम जनरली ज़्यादा आती है, जिनमें जनरली इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होती है। तो वो एरियाज देखो, वो एरियाज हम देखने जा रहे हैं। पहला एरिया कौन सा है, पहला है देखो फ्रॉड रिस्क। ऐसे एरियाज, ऐसे अकाउंट्स जहाँ पे फ्रॉड की रिस्क ज़्यादा होती है। आप बोलोगे सर ऐसे कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो याद करो, देखो बैलेंस शीट में एक आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आरओएमएम भी जनरली ज़्यादा ही होगी। एक और एग्जांपल लेता हूँ, P&L में आते हैं फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर। इसमें भी क्या होती है, इसमें भी जनरली इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होती है। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होती है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कि फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर में जनरली फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों, कैसे होता है, एग्जाम्पल बताओ। तो देखो जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर होता है ना, इसमें क्या करते हैं लोग, इस एंटिटी के लोग क्या करते हैं, अपने जो पर्सनल घूमने के खर्च होते हैं ना, अपने पर्सनल फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो इसमें दिखा देते हैं, उनको बिजनेस का फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। इस तरह से फ्रॉड किया जाता है। तो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर में भी फ्रॉड रिस्क ज़्यादा होती है। तो इनमें भी क्या होता है, इनमें भी क्या होती है, इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी सिग्निफिकेंट रिस्क बोला जाता है। इस कारण से इनकी ऑडिटर क्या करता है, अलग से आरओएमएम एट असर्शन लेवल निकालता है।
और देखो फ्रॉड रिस्क हमने देख लिया। दूसरा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि एंटिटी जो भी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, मानो उनके साथ कोई परचेज कर रही है, उनको कुछ सेल्स वगैरह कर रही है, रिलेटेड पार्टी से कुछ लोन वगैरह दे रही है, तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी फ्रॉड की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी फ्रॉड की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी इनको भी क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए वोटर क्या करेगा, अलग से आरएमएम निकालेगा। फिर आई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अब आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जैसे कुछ आप प्रोविजंस वगैरह निकालते हो, आपने एफआर में निकालेंगे ना, प्रोविजंस वगैरह बनाते हो, प्रोविजंस बैलेंस शीट के अंदर, तो ये जो प्रोविजंस होते हैं ना मैनेजमेंट के जजमेंट पे बेस करते हैं। ये जो प्रोविजंस वगैरह बनते हैं ये मैनेजमेंट के जजमेंट पे बेस करते हैं, मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाता है। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें फ्रॉड और एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। ये एक्यूरेट कभी भी नहीं होते, ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में, इन प्रोविजंस वगैरह में फ्रॉड और एरर की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से इनको भी क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट रिस्क। फिर लास्ट आया क्या, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या आया, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कोई एंटिटी है, उसका काम क्या है, मान लो गारमेंट्स का काम है, और वो एंटिटी क्या करती है, काम है उसका क्लोथ्स वगैरह का, लेकिन वो करती क्या है, बुरी तरह भयंकर रूप से वो एंटिटी भयंकर रूप से लोन्स एंड एडवांसेस देती है। वो एंटिटी भयंकर रूप से लोन्स एंड एडवांसेस देती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी क्या है, ऐसे केस में भी फ्रॉड और एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वोटर इनको भी क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से चेक करेगा, इन पे वोटर स्पेशल ध्यान देगा। इन पे वोटर क्या करेगा, इन पे वोटर क्या करेगा, स्पेशल ध्यान देगा। तो ये हमने देख लिया। तो हम क्या देख रहे थे टॉपिक, देखो हमने देखा था आरएमएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कैसे निकलती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क निकाल के। फिर हमने देखा कि वोटर आरएमएम एट असर्शन लेवल भी निकालता है, लेकिन सभी असर्शन के लिए अलग अलग आरएमएम निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरली जो आरएमएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल आती है वही आरएमएम एट असर्शन लेवल भी होती है, वही आरएमएम एट असर्शन लेवल भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, जहाँ पे जनरली इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वोटर अलग से आरएमएम निकालते हैं, उनके लिए वोटर क्या कर लेते हैं, अलग से आरएमएम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा मैंने कि जैसे फॉरेन ट्रेवल के एक्सपेंडिचर थे, क्या आ रहे थे, पीएनडल में फॉरेन ट्रेवल के एक्सपेंडिचर आ रहे थे, वहाँ पे वोटर ने क्या करा, उसके लिए अलग से आरएमएम निकाली। तो वो कितनी आई, 20% आई। ऊपर हमारी आरएमएम कितनी आई थी, देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में पूरे जब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे निकाले तो कितनी आई थी, 4%। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वोटर ने क्या करा, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर के लिए आरएमएम निकाली, तो ये कितनी आई, 20% आई। ये एग्जाम्पल लिया, आरएमएम कितनी आई, 20%। अब देखो वैसे आरएमएम वाला काम हमारा इधर ही कंप्लीट हुआ, लेकिन इस स्टैंडर्ड में ऐसे 315 में कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रखी हैं आरएमएम से आगे बढ़ करके। तो उसके लिए हमें एक बार ऐसे 330 में जाना पड़ेगा। ऐसे 330 क्या बोलता है कि अगर आरएमएम ज़्यादा आती है, अगर आरएमएम ज़्यादा आती है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होने के चांस ज़्यादा है, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ज़्यादा चेकिंग करता है, ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेज क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेज क्या करता है, गैदर करता है। लेकिन आरएमएम ज़्यादा होने पर भी 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। मान लो कि एक जिस एंटिटी के ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसमें क्या है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा है, उसके आरएमएम बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या बताया, किसी एंटिटी मान लो आरएमएम बहुत ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ऑडिटर क्या करे, ऐसे में 100% चेकिंग कर ले, लेकिन 100% चेकिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता। 100% चेकिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता। और ऑडिटर चाहे कितनी प्रोसीजर्स लगा ले, ऑडिटर चाहे कितनी भी प्रोसीजर्स लगा ले, ऑडिटर सारी की सारी गलतियों को ऑडिटर पकड़ ही नहीं सकता। इसे ही क्या बोला जाता है, डिटेक्शन रिस्क। इसे ही क्या बोला जाता है, डिटेक्शन रिस्क। कि ऑडिटर एक तो क्या नहीं कर सकता, 100% चेकिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता। और दूसरा क्या है, चाहिए ऑडिटर कितनी भी प्रोसीजर्स लगा ले, ऑडिटर सारी की सारी स्टेटमेंट पकड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है, ये हमने पढ़ा था ऐसे 200 के अंदर। ऐसे 200 में आती है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के कारण, कि ऑडिट में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, उसके कारण इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर चाहे कितनी भी प्रोसीजर्स लगा ले, ऑडिटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी की सारी गलतियां पकड़ ले। तो ये इसे क्या बोला जाता है, डिटेक्शन रिस्क। तो ये होती है डिटेक्शन रिस्क। ये आ गई एक अलग टर्म। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, और थर्ड आ गई क्या, डिटेक्शन रिस्क। ये आ गई डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क क्या होती है, इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर चाहे कितने भी प्रोसेस लगा ले, लेकिन ऑडिटर सारी की सारी मिसस्टेटमेंट तो पकड़ ही नहीं सकता। तो देखो डिटेक्शन रिस्क कितनी, भाई आप बोलेंगे सर डिटेक्शन रिस्क कम कब होगी और डिटेक्शन रिस्क ज्यादा कब होगी, ये तो बताओ। तो अगर ऑडिटर मान लो कम प्रोसीजर्स लगाता है, ऑडिटर मान लो कम चेकिंग करता है, तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें गलतियां छूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
लेकिन ऑडिटर ज़्यादा चेकिंग करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो डिटेक्शन रिस्क बताओ ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि इसमें गलती छूटने के चांसेस कम होंगे। लेकिन डिटेक्शन रिस्क जीरो कभी भी नहीं हो सकती। डिटेक्शन रिस्क जीरो कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, क्योंकि ऑडिट में कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, उसके कारण ऑडिटर कभी भी डिटेक्शन रिस्क जीरो कर ही नहीं सकता। ऑडिटर चाहे कितनी मेहनत कर ले, उसे कुछ ना कुछ गलती तो हो ही सकता है कि छूट जाए। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया कि मान लो एक एग्जाम्पल लिया कि आरएमएम है कितनी 20%, और ऑडिटर ने निकाली अपने जजमेंट के बेस पर। अब देखो आरएमएम कितनी है 20% है। आरएमएम यानी क्या है? ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या है? आरएमएम ज़्यादा है। तो ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिटर ज़्यादा चेकिंग कर रहा है। ऑडिटर ने बोला मैं ज़्यादा चेकिंग करूंगा, लेकिन ऑडिटर ने बोला मैं ज़्यादा चेकिंग तो करूंगा, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी की सारी गलतियां पकड़ लूँ। तो उसने बोला फिर भी डिटेक्शन रिस्क कितनी रहेगी? 30% रहेगी। तो ये ऑडिटर ने कैसे निकाली 30%? अपनी जजमेंट के बेस पर। उसने बोला मैं ज़्यादा चेकिंग करूंगा तो डिटेक्शन रिस्क वैसे तो कम रहेगी, लेकिन पूरी 0% तो हो नहीं सकती, तो कितनी रहेगी? फिर भी 30% रहेगी। तो ऑडिटर क्या करेगा? इसको देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आरएमएम मल्टीप्लाई बाई डिटेक्शन रिस्क। क्या करा ऑडिटर ने? आरएमएम मल्टीप्लाई बाई डिटेक्शन रिस्क। ये क्या आ गई? 20% मल्टीप्लाई बाई 30%, क्या आ गया? 6%। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये आई हमारी ऑडिट रिस्क। ये हमारी क्या आ गई? ऑडिट रिस्क। तो ये हमारी क्या आ गई? ऑडिट रिस्क। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क का मतलब ये हमारी क्या आ गई? देखो 6%। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसका मतलब क्या होता है ऑडिट रिस्क का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होने पर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होने पर भी ऑडिटर क्या दे दे? क्लीन ओपिनियन दे दे। उसके चांसेस कितने हैं? 6%। ये बताती है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? देखो ऑडिट रिस्क कितनी है? 6%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होने पर भी ऑडिटर क्या दे दे? ऑडिटर क्या दे दे? क्लीन ओपिनियन, एकदम क्लीन ओपिनियन दे दे। उसके चांसेस कितने हैं? 6% चांसेस हैं। तो यही होती है ऑडिट रिस्क। यही क्या होती है? ऑडिट रिस्क। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क बोलते हैं। अब बताओ, हमने एक देखा था ऐसे 200 में कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मेटल स्टेटमेंट तो है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे रहना। ये तो होता है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तो है ना, फेयर व्यू तो दे रहे हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मेटल स्टेटमेंट है कि नहीं ये बताना, ये ओपिनियन देना ही ऑडिटर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन ऑडिटर क्या देता है? ओनली रीजनेबल एश्योरेंस देता है। वो क्यों? इसी ऑडिट रिस्क के कारण। ऑडिटर क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। अगर मान लो ये ऑडिट रिस्क जीरो हो जाए ना, 0%, तो ऑडिटर क्या दे सकता है? फिर ऑडिटर दे सकता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। लेकिन इस ऑडिट रिस्क को 0% कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। इस ऑडिट रिस्क को 0% कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण से ऑडिटर कभी भी जिंदगी में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। आप बोलोगे सर 0% पर कर पाना पॉसिबल क्यों नहीं है? तो एक बार वापस से स्पीड से बता देता हूँ हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने आरओएम निकाली। कैसे निकाली? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क बताओ क्या होती है? बिजनेस की रिस्क। मैंने आपको क्या बताया? आप जो छोटा सा छोटा बिजनेस चालू करो उसमें कोई ना कोई रिस्क तो होगी, यानी इनहेरेंट रिस्क कभी जीरो हो नहीं सकती। इनहेरेंट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकती। फिर आई कंट्रोल रिस्क। मैंने क्या बताया कि एंटिटी कितना ही तगड़ा कंट्रोल लगा ले, कितने महंगे कंट्रोल लगा ले, फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क तो रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होती है? कंट्रोल्स में भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल्स की क्या इनहेरेंट लिमिटेशन होती है? तो कंट्रोल्स की इनहेरेंट लिमिटेशन हम एक चैप्टर हमारे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स नाम से, उसमें देखते हैं। तो कंट्रोल्स में भी क्या होती है? कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। उसके कारण ऑडिटर कभी भी कंट्रोल रिस्क को, मतलब ये कंट्रोल रिस्क का एंटिटी कभी भी इसको 0% नहीं कर सकती। मैनेजमेंट एंटिटी का मैनेजमेंट कभी भी कंट्रोल रिस्क को 0% कर ही नहीं सकता। एंटिटी चाहे कितने भी महंगे से महंगे कंट्रोल्स लगा ले, फिर भी कंट्रोल रिस्क कभी भी 0% नहीं हो सकती। तो हमने देखा इनहेरेंट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकती। कंट्रोल रिस्क क्या है? ये कभी जीरो नहीं हो सकती। उसके बाद क्या आई? उसके बाद आई एक डिटेक्शन रिस्क। उसके बाद क्या आई? देखो डिटेक्शन रिस्क का मैंने आपको क्या बताया था कि ऑडिट में क्या होती है? ऑडिट में भी क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। उसके कारण ऑडिटर के लिए 100% चेकिंग कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता, और साथ ही साथ ऑडिटर चाहे कितनी मेहनत कर ले फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट तो हो सकता है कि ऑडिटर से छूट ही जाए। इस कारण से डिटेक्शन रिस्क भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इस कारण से जो ऑडिट रिस्क, अपनी ऑडिट रिस्क, ये भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इस कारण से अपनी ऑडिट रिस्क भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। देखो ऑडिट रिस्क आई कैसे? आरओएम मल्टीप्लाई बाई डिटेक्शन रिस्क। कैसे ही? आरओएम का फॉर्मूला क्या था? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क और मल्टीप्लाई बाई डिटेक्शन रिस्क। यानी हमारे ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला क्या बन गया?
इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाई डिटेक्शन रिस्क, और इनमें से कोई भी रिस्क कभी जीरो हो ही नहीं सकती। इस कारण से ऑडिट रिस्क भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और यही कारण है कि ऑडिटर क्या देता है, यही कारण है कि ऑडिटर क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। कभी भी ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। तो देखो समझने के अकॉर्डिंग ऐसे 3 और 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम एक बार इसको कंसेप्ट बुक से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखी, जो ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखी समझाने के पर्पज़ से। तो एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं कंसेप्ट बुक से। देखो सबसे पहले टॉपिक आया ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क। तो इसको बता देता हूँ, इसकी लैंग्वेज थोड़ी गंदी लिखा है यहाँ पे। इनहेरेंट रिस्क तो क्या बताया था मैंने, इनहेरेंट रिस्क कि आप कोई भी धंधा चालू करोगे तो वहाँ पे अपने आप ही कुछ ना कुछ रिस्क आ जाएगी। तो कहाँ से आती है, देखो दे अराइज फ्रॉम एंटिटी के ऑब्जेक्टिव के कारण, एंटिटी के नेचर के कारण, उसकी साइज के कारण। तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये होती है इनहेरेंट रिस्क। यहाँ पे उन्होंने एक और डेफिनेशन दे रखी है, देखो इनहेरेंट रिस्क की क्या लिखा है, ये पढ़ देता हूँ मैं। इनहेरेंट रिस्क क्या है, इनहेरेंट रिस्क इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन टुवार्ड्स मिस स्टेटमेंट। क्या है इनहेरेंट रिस्क, ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन टुवार्ड्स मिस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि असर्शन में क्या हो सकती हैं, गलतियां होने की रिस्क है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, एक तरह से यहाँ पे लिख लो रिस्क, कि असर्शन में गलतियां होने की, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है गलतियां, तो असर्शन में गलतियां होने की रिस्क, इसे क्या बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क। मतलब इन दो डेफिनेशन दे दी, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये असर्शन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि असर्शन में क्या है, गलतियां होने की रिस्क हो सकती हैं। जो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ फ्रॉड रिस्क होने के चांस होते हैं, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हुए, तो उस बात को लिखा उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में। फिर देखो ये तो आप अपना पढ़ लेना, सिंपल सी लैंग्वेज है इनकी, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हमने देख लिया इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, आरओएम हमने पढ़ लिया। फिर मैंने आपको डिटेक्शन रिस्क के बारे में बता दिया। इसमें एक पॉइंट देख लो, डिटेक्शन रिस्क में यहाँ पे लिखा हुआ है आरओएमएम इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिटेक्शन रिस्क। इसका मतलब क्या है, क्या बोला गया, आरओएमएम इज इनवर्सली रिलेटेड विद डिटेक्शन रिस्क। बोला गया कि अगर आरओएमएम ज्यादा है ना तो डिटेक्शन रिस्क कम होगी, और अगर आरओएमएम कम है तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, देखो अगर आरओएमएम ज्यादा आई, आरओएमएम ज्यादा आई बहुत ज्यादा, तो ऑडिटर क्या करना चाहेगा, मैंने क्या बताया था, अगर आरओएमएम ज्यादा आएगी तो ऑडिटर क्या करना चाहेगा, ऑडिटर ज्यादा मेहनत करना चाहेगा, ज्यादा चेकिंग करेगा। जब ऑडिटर खुद बताओ आप, जब ज्यादा चेकिंग करेगा तो मिस स्टेटमेंट छूटने के चांस कम रहेंगे, यानी डिटेक्शन रिस्क कम रहेगी। लेकिन आरओएमएम जब कम होगी, आरओएमएम जब कम होगी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी गलती होने के चांस कम होंगे, तो ऑडिटर क्या करना चाहेगा, कम चेकिंग। ऑडिटर क्या करेगा, कम चेकिंग करेगा, कम चेकिंग करेगा ऑडिटर, कम चेकिंग करेगा, तो यानी बड़ी गलतियां छूटने के चांस ज्यादा होंगे, यानी डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रहेगी, तब डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रहेगी। इसलिए लिखा कि आरओएम क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए यहां पे लिख दिया इनवर्सली रिलेटेड है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये आएगा, मैंने आपको बता दिया अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले हमने देखा कि एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा। तो कैसे लेता है, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके और एनालिटिकल प्रोसीजर करके। बस ये 3 काम करता है। इंक्वायरी मेनली क्या करता है, इंक्वायरी वगैरह करता है, मैनेजमेंट वगैरह से पूछ लेता है। तो इनहेरेंट रिस्क के लिए तो क्या क्या करेगा, बताओ इनहेरेंट रिस्क के लिए तो क्या क्या करेगा, मैंने आपको बताया था एग्जांपल, क्या क्या करेगा, एंटिटी का नेचर देखेगा, देखेगा कि उस पर कितने लॉज एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं, उस एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लेगा, और कंट्रोल इस तरह से निकाल लेगा। कंट्रोल्स के लिए क्या करेगा, कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेगा। कैसे करेगा कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी करके और वही ऑब्जर्वेशन करके। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक आया असर्शन। नेक्स्ट आया असर्शन। असर्शन का मैंने आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डिटेल्स बताता है वो सब क्या असर्शन है। अब यहाँ पे कई सारी बातें लिखी हुई हैं, ये हम जो हमारा रेगुलर लेक्चर होता है उसके अंदर ही डिटेल में समझते हैं, इसमें टाइम भी लग जाएगा इसको बताऊंगा, तो वैसे ज़्यादा काम का नहीं है, समझने के पर्पज से ये बस। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आया, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग दी आरओएमएम, कि आरओएमएम निकालते कैसे हैं। अब आरओएमएम कैसे निकालते हैं पूरा मैंने आपको समझा दिया, बस यहाँ पे इसको थ्योरी में दे रखा है, तो इस पर क्वेश्चन आएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आएगा। इस टॉपिक इस लाइन से देखो ऑडिटर कि कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर टू असेस द आरओएमएम, इस लाइन पे पूछेगा। अब देखो देखो थ्योरी में लिखा है इन्होंने सारी बातें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इनहेरेंट रिस्क निकालते हैं और कंट्रोल रिस्क। तो पहली बात इन्होंने लिखी है कि ऑडिटर क्या करेगा, रिस्क निकालेगा, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क। पहले ये बोल दिया इन्होंने, क्या करेगा ऑडिटर, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क निकालेगा। और ये किस पे निकालेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे निकालेगा और असर्शन लेवल पे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आरओएमएम निकाल लेगा। आरओएमएम कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। इन्हीं बातों को आईसीए ने क्या कर दिया, थ्योरी में लिख दिया। इन्हीं बातों को आईसीए ने क्या कर दिया, थ्योरी में लिख दिया इस वाले टॉपिक के अंदर। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और कंट्रोल रिस्क। दूसरा बोल रहा है कि ये क्या करेगा, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी निकालेगा और
असर्शन लेवल पे भी। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या वोटर क्या निकाल देगा, आरओएम निकाल देगा कैसे, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर देखो सिग्निफिकेंट रिस्क मैंने आपको बता ही दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये नया टॉपिक है, मैं आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, रिवीजन ऑफ आरओएम। अब देखो वोटर क्या करता है, जो आरओएम निकालता है ना, सबसे पहले प्लानिंग स्टेज पे निकालता है। मैंने क्या बताया था, आरओएम ऑडिट का बेस है, इसके बिना ऑडिट हो ही नहीं सकती, इसलिए वोटर क्या करता है, प्लानिंग स्टेज पर क्या करता है, आरओएम निकालता है। तो क्या वोटर्स को रिवाइज भी कर सकता है क्या, तो यहाँ पे बोला गया कि वोटर्स को रिवाइज भी कर सकता है। तो ये जो आरओएम निकालना है, क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट द ऑडिट चलती रहती है। अब ऑडिट को डिवाइज कब करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या बताया, ड्यूरिंग ऑडिट information may come to auditor attention that differ significantly from information on which risk assessment was based। तो ऑडिटर क्या कर लेगा, ऑडिटर shall revise the inherent risk और control risk which lead to revision in RMM। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा ना बाद में, पहले तो ऑडिटर क्या करता है, प्लानिंग स्टेज पे आरओएम निकालता है ताकि वो एक बार पता कर पाए कि उसे ज़्यादा चेकिंग करनी है, कम चेकिंग करनी है, इसलिए वो एक बार प्लानिंग स्टेज पे आरओएम निकालता है, जो हमने सीखा है पूरा। लेकिन जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, ऑडिट करता है और उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है बाद में, उसे कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है, उसे लगता है कि पहले मुझे लगा था, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ऑडिटर ने स्टार्टिंग में जब आरओएम निकाली तो क्या करता है, इनहेरेंट रिस्क देखता है और कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिटर ने जब अंडरस्टैंडिंग ली थी पहले, तो उसने देखा था कि एंटिटी के कंट्रोल बहुत अच्छे थे, तो उसने कंट्रोल रिस्क बहुत कम निकाली थी। लेकिन जब ऑडिटर ऑडिट करने लग गया ना, ऑडिट करने लग गया, तो उसे बाद में पता चला कि एंटिटी के कंट्रोल तो बहुत ही ज्यादा वाहियात हैं। क्या पता चला उसे, एंटिटी के कंट्रोल तो बहुत ही ज्यादा वाहियात हैं। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, उस कंट्रोल रिस्क को रिवाइज कर देगा, उस कंट्रोल रिस्क को क्या कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब बताओ, जब कंट्रोल रिस्क बढ़ गई, तो आरओएम भी क्या हो जाएगी, आरओएम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि आरओएम का फॉर्मूला ही होता है इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। इस कारण से आरओएम भी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तो ये बोला गया कि अगर बाद में मान लो उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसने जो पहले सोचा था, पहले जो इनहेरेंट रिस्क निकाली थी, कंट्रोल रिस्क निकाली थी, उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, उनमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं बाद में, तो ऑडिटर क्या कर देता है, आरओएम को रिवाइज कर देता है। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अभी जो लास्ट टॉपिक है, ये हम किस में देखते हैं, हम डिजिटल ऑडिट वाले चैप्टर में देखते हैं, यहाँ पे हम देखते ही नहीं है। तो हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन थे, एक तो सिग्निफिकेंट रिस्क वाला, एक ये आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द आरओएम वाला, जिसमें आईसीए क्या करता है, इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछता है कि कंसिडरेशंस ऑफ ऑडिटर टू असेस द आरओएम। और किस पे पूछता है आईसीए, एक इस पे भी आईसीए क्वेश्चन पूछता रहता है, इस वाले पे कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग बाय कंडक्टिंग इंक्वायरी, कि भी ऑडिटर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेगा, नॉलेज ऑफ बिजनेस कैसे लेगा, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आईसीए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनका मैं आपको मेमोरी वर्ड भी बनवा देता हूँ। इसका लिख लो रोनिया, इसका लिख लो रोनिया। आर से क्या हो गया, देखो आर से हो गया रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ओ से ऑब्जेक्टिव्स, एन से हो गया नेचर ऑफ एंटिटी, आई से इंडस्ट्री और रेगुलेटरी फैक्टर्स, और ए से हो गया अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये अपना है सिग्निफिकेंट रिस्क वाला टॉपिक, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला टॉपिक है, इसका भी मेमोरी वर्ड बना लो। इसका लिखो आप फोर्स, इसका मेमोरी वर्ड लिखो आप फोर्स। देखो एफ से क्या हो गया, फ्रॉड रिस्क, ओ से क्या हो गया, ओ से हो गया आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, आर से क्या हो गया रिलेटेड पार्टीज, सी से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ई से क्या हो गया इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स। तो देखो वैसे ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं था, बता देता हूँ। अकाउंटिंग डेवलपमेंट से एक बता देता हूँ, इसमें से अकाउंटिंग डेवलपमेंट, मान लो जिस एंटिटी की ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं उसमें क्या आ रहे हैं, कुछ नए नए अकाउंटिंग के प्रोविजन आ गए, एक कुछ एरिया से रिलेटेड कुछ न्यू अकाउंटिंग प्रोविजन आ गए। तो बताओ जिस एरिया में न्यू अकाउंटिंग प्रोविजन है वहाँ पे एरर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसे एरिया में एरर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, इनहेरेंट रिस्क अपने आप ज़्यादा हो गई। इस कारण से ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया हो गया। तो यहाँ पे ऑडिटर ज़्यादा मेहनत करेगा, इनके लिए आरओएम एट असर्शन लेवल अलग से निकालेगा। तो ये देखो इसका भी मेमोरी वर्ड बन गया। तो 315 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ऐसे 330। अब हम ऐसे 330 रिवाइज करते हैं। अब देखो ऐसे 330, इसका नाम क्या है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस रिस्क। क्या नाम है इसका, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस रिस्क। तो इसको चालू करने से पहले कि बीच में हम सीखने क्या जा रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सी होती है। पहले ये बता रखा है, देखो ऑडिट प्रोसीजर 2 होती हैं, कौन कौन सी हुई ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन सी होती है, जो हमने अभी ऐसे 315 में देखी। क्या देखा 315 में हमने, क्या देखा, ऑडिटर क्या करता है,
इनहेरेंट रिस्क निकालता है, कंट्रोल रिस्क निकालता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, क्या आ जाती है, आरएमएम आ जाती है। क्या आ जाती है, आरएमएम। तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही क्या बोला जाता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यही थी हमारी क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक होती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये होती है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसके बारे में काम बता रखा है 330 में। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, 2 तरह की। एक होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और एक होती है सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स। एक होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, और एक होती है सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के बाद ऑडिटर क्या करेगा, उसके बाद ऑडिटर करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सी हो सकती है, एक तो होती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और दूसरी होती है सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स। अब सब्स्टेंटिव प्रोसीजर में कई सारी आती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये जो अपनी सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स है ना, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं ऐसे 500 सीरीज में। सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं ऐसे 500 सीरीज में। अब देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, देखो क्या होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इस नाम से पता चलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल्स की टेस्टिंग। ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा। अब जैसे ही मैंने बोला कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा, तो आपके मन में डाउट आ गया होगा कि सर हमने वहां पे भी तो करी थी, ऐसे 315 में तो हमने कंट्रोल्स को देखा था। तो ऐसे 315 के अंदर ऑडिटर ने कंट्रोल्स की टेस्टिंग नहीं की थी। वहां पे तो उसने क्या करा था, बस एंटिटी के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली थी। कैसे, इंक्वायरी करके और ऑब्जर्वेशन करके। मैनेजमेंट से पूछताछ कर ली थी कि भी आपने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे हैं, वो अच्छे से काम तो करते ना। बस मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी थी, खुद कुछ भी चेक नहीं किया था, खुद कुछ मेहनत नहीं करी थी। लेकिन अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे जब ये ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा तो खुद मेहनत करेगा, खुद देखेगा जा करके कि जो कंट्रोल्स है एंटिटी के वो अच्छे से काम तो कर रहे हैं ना। मतलब कंट्रोल्स के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा कि ये जो कंट्रोल्स एंटिटी के वो अच्छे से ऑपरेट तो कर रहे हैं ना, अच्छे से काम तो कर रहे हैं ना। तो ये होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स क्या होती हैं, फिर ये मैंने आपको बोला कि ये हम कहाँ देखेंगे डिटेल में ऐसे 500 सीरीज में। फिर मैं थोड़ा सा बता दूँ, जैसे इसके अंदर है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो ये क्या होती है, जो भी आप वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हो ना, उसे ही बोल दिया जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये होती है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो ये हमने देख लिया क्या ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होती हैं। 2 होती हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने देखा था 315 में। फिर जैसे ऑडिटर रिस्क असेसमेंट वाला काम कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है। उसमें भी वो 2 टाइप की प्रोसीजर्स कर सकता है, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर सकता है ऑडिटर, या फिर वो सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि ऑडिटर को कौन सी प्रोसीजर्स करनी है, ये कौन बताएगा ऐसे 330। तो ऐसे 330 में बताओ आप क्या सीखने जा रहे हो, आप ये सीखने जा रहे हो कि ऑडिटर ने जैसे ही ऐसे 315 के अंदर आरएमएम निकाल ली, तो उसके बाद जब वो प्रोसीजर लगाएगा, मेहनत करेगा, तो वो कौन सी प्रोसीजर लगाएगा, क्या ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा या फिर वो सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स करेगा। ये हमें सीखना है किसके अंदर, ऐसे 330 के अंदर। तो देखो अब समझते जाओ, यहाँ पे समझने के लिए मैंने डायग्राम बना रखे हैं कुछ। तो सबसे पहला है देखो, अगर आरएमएम क्या आती है हाई, अगर हमने क्या देखा था ऐसे 315 में ऑडिटर आरएमएम निकालता है, तो मान लो अगर आरएमएम क्या आई, ज्यादा आई, अगर मान लो वहां पे आरएमएम ज्यादा आई, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले इसके कारण देखेगा कि आरएमएम ज्यादा क्यों आई। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आरएमएम ज्यादा आती है, जैसे ही ऑडिटर आरएमएम निकालता है जिसको मेटल स्टेटमेंट वो ज्यादा आती है, तो ऑडिटर क्या करता है, ज्यादा मेहनत करता है। ऑडिटर क्या करता है, ज्यादा मेहनत। लेकिन ऑडिटर को ज्यादा मेहनत तो करनी है, ये तो हमें पता चल गया ऑडिटर को क्या करनी है, मोर चेकिंग, ज्यादा मेहनत तो करनी है। लेकिन ज्यादा मेहनत कौन सी करे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे या सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स करे, ये भी तो पता होना चाहिए ऑडिटर को। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा ऐसे 330। अब देखो ये कैसे पता लगाना है। तो सबसे पहले जैसे ऑडिटर ने कैलकुलेट कर लिया आरएमएम हाई आई, ऑडिटर ने कैलकुलेट क्या कर लिया कि आरएमएम क्या आई है, ज्यादा आई है। तो ऑडिटर इसके रीजन देखेगा कि आरएमएम ज्यादा क्यों आई। तो आरएमएम 2 कारण से ज्यादा सकती है, या तो इनहेरेंट रिस्क के कारण या फिर कंट्रोल रिस्क के कारण। भी बताओ आरएमएम का फॉर्मूला ही क्या था, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। तो भाई 2 कारण हो सकते हैं, या तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगी या फिर कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी। इस कारण से आरएमएम ज्यादा ही है। अगर मान लो इनहेरेंट रिस्क क्या थी, ज्यादा थी, वो कंट्रोल रिस्क कम थी, मतलब क्या था, पहला हमने क्या लिया एग्जांपल, पहला हम केस ले रहे हैं। देखो 2 केस है। पहला क्या है कि आरएमएम ज्यादा क्यों आई, क्योंकि वहां पे इनहेरेंट रिस्क ज्यादा थी, और कंट्रोल्स क्या थे, कंट्रोल रिस्क कम थी। कंट्रोल रिस्क बताओ कम कब होती है, बताओ कंट्रोल रिस्क कम कब होती है, जब ऑडिटर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है कंट्रोल्स की, और उसे पता लगता है कि एंटिटी की जो कंट्रोल्स है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। जब ऑडिटर क्या करता है, ऊपर से अंडरस्टैंडिंग लेता है कंट्रोल्स की ऐसे 315 में, और उसे लगता है कि एंटिटी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या होती है, कंट्रोल रिस्क कम आती है। तो जैसे ही उसे पता चला कि इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है लेकिन कंट्रोल रिस्क कम है, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करता है, ऐसे केस में ऑडिटर करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे केस में ऑडिटर सबसे पहले करेगा क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। क्यों टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा है, क्योंकि उसने देखा कि जैसे उसने अंडरस्टैंडिंग ली थी तो उसे लगा था कि यहाँ पे कंट्रोल्स अच्छे हैं, यहाँ पे इस एंटिटी में कंट्रोल्स अच्छे हैं। इस कारण से वो क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा।
अब जब वो ऑडिटर कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा, कंट्रोल्स के रिगार्डिंग एविडेंस लेगा, तो उसे क्या पता चलेगा? उसे दो चीज पता चलेगी। क्या क्या? कि या तो कंट्रोल्स अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, या फिर उसे पता चलेगा कि कंट्रोल्स एंटिटी के वास्तव में बेकार है। इसे दो चीज पता चलेगी। इसके अलावा उसको ऑडिटर को तीसरी चीज पता नहीं चलनी। देखो मैंने क्या बताया, ऑडिटर ने जैसे जैसे 3.5 में आरएमएम कैलकुलेट करी और मान लो कि आरएमएम क्या ही ज्यादा आई, क्या ही आरएमएम ज्यादा आई, तो ऑडिटर को ज्यादा चेकिंग करनी है। लेकिन ऑडिटर को देखना है कि मैं कौन सी प्रोसीजर लगाऊं। ज्यादा चेकिंग तो करनी है, लेकिन मुझे कौन सी प्रोसीजर लगानी है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि आरएमएम ज्यादा क्यों आई। तो मैंने पहला केस लिया कि मान लो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा थी और कंट्रोल रिस्क कम थी। कंट्रोल रिस्क कम का मतलब कि ऑडिटर ने जब अंडरस्टैंडिंग ली तो उसे पता चला कि एंटिटी के कंट्रोल्स क्या हैं? अच्छे हैं। क्या है? एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे हैं। तो अब ऑडिटर क्या करना चाह रहा है? उन कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना चाह रहा है, उन कंट्रोल्स की खुद से टेस्टिंग करना चाह रहा है, उनके रिगार्डिंग एविडेंस लेना चाह रहा है। तो जब ऑडिटर क्या करते हैं, उनकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है, तो उसको दो बातें पता चलेंगी। या तो उसे पता चलेगा कंट्रोल्स अच्छे हैं, या ऑडिटर को पता चलेगा कंट्रोल्स बेकार है। अगर ऑडिटर को पता चल जाता है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, कि एंटिटी के कंट्रोल्स वास्तव में अच्छे हैं, अब इसे पता चल जाएगा कि एंटिटी के कंट्रोल्स वास्तव में अच्छे हैं कि नहीं। तो जैसे ऑडिटर को पता चल गया कि एंटिटी के कंट्रोल्स वास्तव में अच्छे हैं, तो वो क्या करेगा? जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है ना, ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये बहुत कम करेगा। ये क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है और उसे पता चलता है कि एंटिटी के कंट्रोल्स वास्तव में खराब है, एंटिटी के कंट्रोल्स वास्तव में क्या है? वास्तव में खराब है, तो ऑडिटर क्या करेगा? तो ऑडिटर क्या करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा करेगा। तो ऑडिटर क्या करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करेगा। तो ये होता है, इस तरह से ऑडिटर डिटरमाइन करता है। अब देखो दूसरा रीजन, ये तो था केस वर्स्ट। अब ऑडिटर ने देखा कि आरएमएम ज्यादा ही है, ऑडिटर ने उसका रीजन देखा तो उसे पता चला कि ज्यादा क्यों आई आरएमएम? क्योंकि वहां पे कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है। क्या है? कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है। कंट्रोल रिस्क बताओ ज्यादा कब होगी? जब ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा इंटरनल कंट्रोल्स के एंटिटी के, और अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त ऑडिटर को लगा होगा कि एंटिटी के कंट्रोल तो एकदम ही वाहियात है, कि एंटिटी के कंट्रोल तो एकदम ही खराब है। तो ऑडिटर क्या बोलेगा? तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि एंटिटी में कंट्रोल रिस्क क्या है? ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। अब बताओ ऐसे केस में क्या ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा? क्या ऐसे केस में ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे सर इसका रीजन क्या है कि ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों नहीं कर रहा है? इसका रीजन क्या है ये बताओ। जब ऑडिटर ने ऐसे 315 में पहले ही देख लिया कि एंटिटी के कंट्रोल्स एकदम वाहियात है, उसने जब मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, खुद ऑब्जर्व करा, उसमें ऑडिटर को पता चल गया कि एंटिटी के कंट्रोल्स एकदम वाहियात है, तो ऑडिटर को चेक करेगा ही क्यों? क्या ऑडिटर बेवकूफ है क्या जो उनको चेक करेगा? ऑडिटर बेवकूफ नहीं है, इस कारण से अब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा ही नहीं। तो ऑडिटर क्या करेगा? डायरेक्टली बहुत ज्यादा क्या करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करेगा। क्या करेगा? ऑडिटर ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करेगा। क्यों? क्योंकि आरएमएम ज्यादा है। तो ये होता है तरीका। अब देखो ये तो हमने लिया था एग्जाम्पल अगर आरएमएम ज्यादा हो तो। अब मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है। मान लो ऑडिटर ने ऐसे 315 में आरएमएम निकाली और आरएमएम क्या ही कम आई, आरएमएम क्या ही कम आई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आरएमएम कम आई का मतलब क्या हुआ कि एंटिटी में इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क क्या है? कम है। एंटिटी के अंदर कंट्रोल रिस्क कम है। अब बताओ जब कंट्रोल रिस्क कम होती है, कंट्रोल रिस्क का कम होने का मतलब क्या हुआ कि जब ऑडिटर ने उस एंटिटी के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ली तो ऑडिटर को लगा कि इस एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे हैं। जब ऑडिटर को ऊपर से लगता है कि कंट्रोल्स अच्छे हैं तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करना चाहता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाहता है। जब ऑडिटर को लगता है कि इस एंटिटी के कंट्रोल्स ऊपर से अच्छे हैं तो ऑडिटर की क्या करना चाहता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाहता है। तो ऑडिटर क्या करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल रिस्क कम है। अब जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा और उसे लगता है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद उसे पता चलता है कि इस एंटिटी के कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, फिर भी यहाँ पे बोल दिया गया कि ऑडिटर को क्या करनी पड़ेगी? सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को डाउट आ जाता है कि सर यहाँ पे आरएमएम क्या है? बहुत कम है। ऑडिटर ने ऐसे 315 में आरएमएम निकाली, कम क्यों आई? कि भाई इनहेरेंट रिस्क भी कम है और कंट्रोल रिस्क भी कम है। अब कंट्रोल रिस्क कम है मतलब एंटिटी के कंट्रोल्स अच्छे होंगे। एंटिटी के जब ऑडिटर ने ऊपर से अंडरस्टैंडिंग ली तो ऑडिटर को कंट्रोल्स अच्छे लगे होंगे। तो ऑडिटर क्या करता है? सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है। तो स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर जब ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर ही लिया तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर ही क्यों रहा है? उसे करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे तो आरएमएम लो है तो ऑडिटर यहाँ पे मेहनत क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे दो रीजन बताए गए कि ऑडिटर को कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो करनी होगी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना तो जरूरी है ऑडिटर के लिए। चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने पर कंट्रोल्स कितने भी इफेक्टिव आ जाएं, ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो करनी होगी। इसके दो रीजन बताए यहाँ पर कि क्यों करनी है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, क्यों करनी है ऑडिटर को, क्यों मेहनत करनी है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव आने पर भी, और जबकि आरएमएम भी क्या है? कम है। तो पहला कारण तो बोला कि जो ऑडिटर आरएमएम निकालता है ना, ऑडिटर जो आरएमएम निकालता है कैसे निकालता है बताओ? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाई कंट्रोल रिस्क। और ये बताओ ऑडिटर जो इनहेरेंट रिस्क निकालता है और कंट्रोल रिस्क निकालता है कैसे निकालता है? अपनी जजमेंट के बेस पे निकालता है। तो बोला गया कि ऑडिटर आरएमएम निकालता है ना, ये ऑडिटर अपनी जजमेंट के बेस पे निकालता है।
इसलिए हो सकता है कि ऑडिटर ने जो आरओएमएम निकाली है कि लो है, ये हो सकता है कि गलत निकाली हो। इस कारण से बोला गया कि आप थोड़ी सी सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स भी कर लो। इस कारण से एक रीजन तो इन्होंने ये दे दिया कि ऑडिटर को बोला गया कि इस कारण से थोड़ी सी कर लो, ज्यादा मत करो, बहुत कम कर लो, थोड़ी सी सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स कर लो। फिर लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें एक बात ये उठाई गई, अब इस इनके रिप्लाई में एक बात ये उठाई गई कि भाई आरओएमएम क्या है, लो है, और ऑडिटर ने क्या करा, ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करा। ऑडिटर ने क्या करा, देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो करेगा ही ऑडिटर, तो उसमें क्या मिल गया, ऑडिटर को कंट्रोल्स इफेक्टिव मिल गई। तो एक बात ये उठाई गई कि जब ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर ही लिया और उसमें कंट्रोल्स इफेक्टिव मिली गए, तो ऑडिटर फिर मेहनत करी क्यों रहा है, ऑडिटर ने ये मेहनत तो करी ली ना। तो बोला गया कि ऑडिटर ने क्या करा है, ऑडिटर ने अभी सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही करा है, ऑडिटर ने क्या करा है, ओनली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करा है। और कंट्रोल्स में क्या होती है, और कंट्रोल्स में क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। कंट्रोल्स में क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं। हो सकता है कि ऑडिटर को इफेक्टिव लग रहे हो, लेकिन कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं। तो हो सकता है कि कंट्रोल्स वहाँ पे इफेक्टिव दिख रहे हो ऑडिटर को, फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड और एरर हो रहे हो। इसलिए बोला गया कि फिर भी ऑडिटर क्या करे, कुछ ना कुछ सब्स्टेंटिव प्रोसीजर लगा ही ले, थोड़ी लगानी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। उन्होंने बोला बस थोड़ी प्रोसीजर लगा ले, तो ये बताया गया। तो ये होती है पूरी प्रोसीजर्स, ये मैंने आपको पूरी बता दी। तो हमने दोनों देख लिए, अगर आरओएमएम ज़्यादा है तो क्या करना है, कौन सी करनी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है कि सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स करनी है। और सब्स्टेंटिव प्रोसीजर तो हमेशा करनी ही करनी होगी, चाहे आरओएमएम कम हो चाहे आरओएमएम ज़्यादा हो, चाहे उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे से कर ले और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में उसको कंट्रोल्स एकदम अच्छे भी मिल जाए, फिर भी उसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें एक टॉपिक हो रहा है, फैक्टर डेट में वारंटी दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब ये क्या बोलता है कि मान लो एक सेमी ऑडिटर ने, एक एक्स लिमिटेड है, उसकी ऑडिटर ऑडिट करने गया है। अब इस एक्स लिमिटेड की इसी ऑडिटर ने लास्ट ईयर भी ऑडिट करी थी। अब बताओ, इस ऑडिटर ने जब लास्ट ईयर ऑडिट करी थी तो इसने क्या करा होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होगा इस एंटिटी का। तो यहाँ पे ये टॉपिक में ये पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है क्या ऑडिटर को वापिस से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की नीड करने की नीड है क्या इस साल भी, कि पिछले साल ऑडिटर ने सेम एंटिटी की क्या कर दी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिए, क्या इस साल भी ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने की नीड है क्या। तो बोला गया ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल्स एट लीस्ट वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट। क्या करना है ऑडिटर को, हर तीन ऑडिट में कम से कम एक बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है। हर साल नहीं करना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, हर तीन ऑडिट में कम से कम एक बार करना है। हाँ अगर ऑडिटर की मर्जी है तो हर साल भी कर सकता है, लेकिन कम से कम तीन साल में एक बार तो करना ही है। जैसे एग्जाम्पल लिया, मान लो एक ऑडिटर एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है, सेमी ऑडिटर, ईयर 1 भी, ईयर 2 भी, ईयर 3 भी, ईयर 4 भी। अब उस ऑडिटर ने ईयर 1 में तो क्या कर लिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिए। अब वो बोल रहा है कि ईयर 2 में नहीं करूंगा, उसने बोला ईयर 3 में भी नहीं करूंगा। अब वो बोल रहा है कि मैं ईयर 4 में भी ना करूं। बताओ ऐसा वो कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि उसे 3 साल में तो एक बार करना ही करना पड़ेगा। तो ईयर 4 में तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापिस से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना ही होगा, वापिस से उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने ही होंगे। अब देखो इसमें आगे कुछ सर्कमस्टांसेस, अब क्या देखने जा रहे हैं हम, अब देखो हम क्या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखने जा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखने जा रहे हैं जिनके कारण अगर मान लो वो सर्कमस्टांसेस राइज हो गए ना, तो ऑडिटर को 3 साल से पहले ही क्या करनी पड़ जाएगा, रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी। जैसे एग्जांपल, मान लो इस एग्जांपल में ऑडिटर ने क्या करा, ईयर 1 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिए। क्या करें, ऑडिटर ने ईयर 1 में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिए। अब ईयर 2 में क्या कर रहा है, ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, इनमें से अगर कुछ सर्कमस्टांसेस राइज हो गए, तो ऑडिटर को ईयर 2 में ही क्या करना पड़ जाएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंडेटरी करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ जाएगा ऑडिटर को, ईयर 2 के अंदर ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंडेटरी करना पड़ जाएगा। अब ये सर्कमस्टांसेस कौन कौन थे ये देख लो। पहला बोला गया कि अगर पर्सनल में चेंज हो जाए, अगर जो एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहा है उसके पर्सनल में चेंजेस हो जाए, मतलब वहां का कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट है। आप बोलोगे सर ये कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, तो देखो कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे में हम डिटेल में रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी तो ये मान लो कि पर्सनल चेंजेस होने का मतलब ही क्या है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में चेंज होना। तो एंटिटी का क्या हो जाए, मान लो पर्सनल में चेंज हो जाए। अब आप बोलोगे सर इससे रीटेस्टिंग की क्या जरूरत पड़ी, तो समझो मान लो कि एंटिटी के मैनेजमेंट के लोग चेंज हो गए। भाई ऑडिटर जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं ना, उसके मैनेजमेंट के लोग चेंज हो गए, तो ऑडिटर ने देखा कि पिछले साल जब मैंने ऑडिट करी थी ना, तो उसके मैनेजमेंट के जो लोग थे, उस एंटिटी के मैनेजमेंट के लोग थे, वो कंट्रोल से बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। वे लोग क्या करते थे, कंट्रोल से बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन इस साल क्या हो गए, लेकिन ईयर 2 में क्या होगा, ये मैनेजमेंट के लोग ही चेंज हो गए। तो क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को, इस कारण से ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, वापिस से क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्स की वापिस से टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसके कारण से। अब दूसरा क्या दिया, देखो दूसरा पॉइंट क्या बोला, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंट है। मान लो
कि जब ऑडिटर ने ईयर 1 में ऑडिट करी और ऑडिटर ने ईयर 1 में जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करा तो उसने देखा कि एंटिटी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, एंटिटी ने बहुत अच्छे अच्छे कंट्रोल्स लगा रखे हैं, कि मैनेजमेंट ने अपनी एंटिटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंट्रोल्स लगा रखे हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, इस एंटिटी के अंदर उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। मतलब उन्होंने एक बार कंट्रोल्स तो अच्छे अच्छे लगा रखे हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग नहीं करते, टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं करते कि वो कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा है, अगर एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग नहीं होती तो ऐसे केस में भी ऑडिटर को क्या करना पड़ जाएगा, वापस से रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी, वापस से क्या करनी पड़ जाएगी, रीटेस्टिंग। फिर तीसरा कौन सा केस है, देखो तीसरा केस है मैनुअल कंट्रोल्स अगर ज्यादा है। अगर मान लो जिस एंटिटी के ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उस एंटिटी में क्या है, मैनुअल कंट्रोल्स ज्यादा है, मतलब टेक्नोलॉजी वाले कंट्रोल्स कम है, आईटी कंट्रोल्स तो कम है लेकिन मैनुअल कंट्रोल्स ज्यादा है। अब क्या होता है, जो मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं ना उनमें डेविएशन आने के चांस ज्यादा रहते हैं, उनमें डेविएशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस कारण से बोला गया कि अगर एंटिटी के अंदर मैनुअल कंट्रोल्स ज्यादा हैं तो ऑडिटर को रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी। ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि मैं तो 3 साल में करूंगा एक बार, ऑडिटर ऐसा नहीं बोल सकता, ऑडिटर को वापस से रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ईजी है कि पूरे सर्कमस्टांसेज ही चेंज हो जाए, कि पूरे के पूरे सर्कमस्टांसेज ही चेंज हो जाए तो ऑडिटर को वापस से रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी। एग्जांपल, मान लो जिस एंटिटी के ऑडिटर ने ईयर 1 में ऑडिट करी ना, जिस एंटिटी के ऑडिटर ने ईयर 1 में ऑडिट करी उसी की ईयर 2 में भी ऑडिट करा है, लेकिन ईयर 2 में उस एंटिटी का ऑफिस ही चेंज हो गया, उस एंटिटी का पूरा ऑफिस ही चेंज हो गया, ऑफिस की लोकेशन ही चेंज हो गई। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, जब पूरे सर्कमस्टांसेज ही चेंज हो गए तो ऑडिटर को वापस से रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी कंट्रोल्स की। लास्ट क्या दे रखा है, देखो डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल्स, कि उस एंटिटी के जिसके ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसमें जो आईटी कंट्रोल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो कंट्रोल्स हैं वो क्या है, वो डेफिशिएंट है, उनमें बहुत कमियां हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आईटी कंट्रोल्स के, कि भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें जो भी डाटा वगैरह रिकॉर्ड होता है ना उसका कोई बैकअप वगैरह नहीं रखा जाता, उसमें कोई भी बैकअप नहीं रखा जाता। तो ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, एक जनरल कंट्रोल है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना ही होना चाहिए कि वहां पे जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उनका बैकअप रखा जाए। तो ये क्या है, जनरल कंट्रोल है। अगर मान लो यही नहीं है उसके अंदर, अगर मान लो किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये जनरल कंट्रोल्स ही नहीं है तो ऑडिटर को क्या करनी पड़ जाएगी, वापस से रीटेस्टिंग करनी पड़ जाएगी, ऑडिटर को क्या करनी पड़ जाएगी, रीटेस्टिंग। और ये हमारा ऐसे 330 भी कंप्लीट हुआ, इसको भी एक बार कंसेप्ट बुक से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, वही बता रखा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से दो बताई थी मैंने आपको, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसके अंदर वही लिख दिया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह क्या होते हैं, एकदम फालतू है। फिर आया ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल टू असेस रिस्क। अब इसमें क्या दे रखा है, इन डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। यहाँ पे देखो इस टॉपिक में क्या बता रखा है इसे ने, यहाँ पे क्या बता रखा है कि ऑडिटर ये कैसे पता लगाएगा, कि ऑडिटर ये कैसे पता लगाएगा कि उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना है, कि ऑडिटर कैसे पता लगाएगा कि आरएमएम ज्यादा है। तो ऑडिटर क्या करता है, देखो आरएमएम का असेसमेंट करता है, क्या करता है ये तो बताया था मैंने, आरएमएम का असेसमेंट करता है, इनहेरेंट रिस्क देखता है, कंट्रोल रिस्क देखता है कि भाई जो आरएमएम ज्यादा ही है वो इनहेरेंट रिस्क के कारण नहीं है या फिर कंट्रोल रिस्क के कारण, ये तो देखता है। तो वही बात ऐसे नहीं यहाँ पे थ्योरी में लिख दी बस। फिर आ गया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिटर कब करेगा और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर कब करेगा। तो जो बातें मैंने बताई थी वही बात यहाँ लिखी गई है, तो एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ थोड़ा सा कि ऑडिटर सेल, देखो क्या लिखा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑडिटर कब करेगा, ऑडिटर सेल परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स व्हेन ऑडिटर असेसमेंट इंक्लूड्स एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मैंने यही तो बताया था कि अगर ऑडिटर को लगता है कि जो आरएमएम ज्यादा ही है उसका कारण इनहेरेंट रिस्क है, मतलब उस एंटिटी में कंट्रोल रिस्क बहुत कम है, मतलब कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, ये लिखा देखो ऑडिटर एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब ऑडिटर को लगता है कि कंट्रोल रिस्क कम है तो ऑडिटर क्या करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है। और सेकंड पॉइंट में भी यही बात आई थी नहीं लिखी है, बस इसी बात को घुमा के लिख दिया कि ऑडिटर ऑब्टेन मोर परसेसिव ऑडिट एविडेंस द ग्रेटर द रिलायंस ऑडिटर प्लेसेज ऑन कंट्रोल, कि ऑडिटर को जितना लगता है कि कंट्रोल एंटिटी के जितने ज्यादा अच्छे हैं उतने ही ज्यादा ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि एंटिटी के कंट्रोल्स एकदम वाहियात है तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता ही नहीं है, तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता ही नहीं है। फिर आई सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तो बोला गया कि ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ आरएमएम। क्या लिखा, देखो इररेस्पेक्टिव ऑफ असेस्ड आरएमएम, आरएमएम से ज्यादा है या आरएमएम कम है, ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करनी होगी। ये मैंने अभी आपको समझाया, अभी समझाया मैंने कि ऑडिटर को क्या करनी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो करनी है। और इसके रीजन क्यों क्या है, इसके रीजन मैंने आपको बता दिए थे कि ऑडिटर जो आरएमएम निकालता है वो जजमेंटल होती है, ऑडिटर की जजमेंट पे बेस होती है, और जो कंट्रोल्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो वही बात लिख दी। और फिर ये टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, फैक्टर दैट मे वारंट द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसमें जो टॉपिक है इसमें आप एक मेमोरी वर्ड बना लो, CM पिक। C से हो गया अपना कंट्रोल इन्वायरमेंट, M से मॉनिटरिंग, P से पर्सनल चेंजेस, I से IT कंट्रोल्स और C से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जिसमें M 2 बार है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने देखो
ऐसे 315 कंप्लीट कर लिया और ऐसे 330 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया, जिसमें ऐसे 315 ए कैटेगरी का है और ये है बी कैटेगरी, ये है बी कैटेगरी। अब आगे चलो नेक्स्ट। अब हम ऐसे 320 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या देखो, ऐसे 320 का मैटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, मैटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो अब इसको समझो। सबसे पहले मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 100% चेकिंग करना पॉसिबल ही नहीं है एक ऑडिटर के लिए। देखो ऑडिटर के लिए 100% चेकिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने सारे आइटम आते हैं, P&L के कई सारे आइटम्स, बैलेंस शीट के कई सारे आइटम्स, फिर कई सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, कई सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो सभी आइटम की चेकिंग कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस काम से ऑडिटर ये देखता है कि मुझे कौन कौन से आइटम्स की चेकिंग करनी चाहिए। इसलिए ऑडिटर क्या देखता है कि जिस एंटिटी में ऑडिट कर रहा हूँ ना, ऑडिटर क्या देखता है कि जिस एंटिटी में ऑडिट कर रहा हूँ उस एंटिटी के लिए कितने अमाउंट्स वाले अकाउंट्स मटेरियल है, और फिर उनकी ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है उनकी क्या करता है ऑडिटर, उनकी चेकिंग करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देखो 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारे आइटम आते हैं। इस कारण से ऑडिटर देखता है कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट करने गया हूं उस एंटिटी के लिए कितने अमाउंट वाले अकाउंट्स मटेरियल हैं, और उन अकाउंट्स की ऑडिटर क्या करता है, उन मटेरियल वाले अकाउंट्स की ऑडिटर क्या करता है, बस चेकिंग करता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, मान लो ऑडिटर स्मॉल एंटिटी की ऑडिट करने गया, उस स्मॉल एंटिटी की सेल कितनी है, मान लो 10 लाख, क्योंकि स्मॉल एंटिटी तो सेल कितनी उसकी एक साल की 10 लाख की। तो ऑडिटर ने मान लो निकाल लिया कि इस एंटिटी के लिए, इस स्मॉल एंटिटी के लिए ऑडिटर ने निकाल लिया कि इस स्मॉल एंटिटी के लिए ऑडिटर ने निकाले कि स्मॉल एंटिटी के लिए कि 15,000 ये इससे ऊपर वाले अकाउंट्स क्या होंगे, मटेरियल होंगे। ये ऑडिटर ने डिटरमाइन कर लिया कि स्मॉल एंटिटी के लिए क्या होगा, 15,000 या इससे ऊपर वाले अकाउंट्स क्या होंगे, मटेरियल होंगे। बाकी जितने भी अकाउंट्स होंगे ना इससे नीचे वाले, उनको ऑडिटर इग्नोर करेगा। तो देखो P&L में एक आ रहा है स्टेशनरी एक्सपेंस 25,000 का, तो बताओ ऑडिटर इसकी चेकिंग करेगा कि नहीं करेगा? चेकिंग करेगा। क्यों? ऑडिटर ने क्या माना है, 15,000 वाले अकाउंट्स क्या होंगे, इसलिए मटेरियल होंगे। और अगर मान लो यही एक्सपेंस अगर 5,000 के होते तो ये क्या होंगे, ये मटेरियल नहीं होंगे, और ऑडिटर को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ऑडिटर इनकी चेकिंग नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक है लार्ज एंटिटी। अगर मान लो जिस एंटिटी के ऑडिट करने गया है वो क्या है, लार्ज एंटिटी है, उसकी सेल्स कितनी है, 50 करोड़ है। कितनी है, 50 करोड़। अब इसमें देखो, इसमें भी आ रहे क्या, स्टेशनरी एक्सपेंस, यहाँ पे कितने आ रहे, 1 लाख के। अब बताओ ऑडिटर ने देखा कि ये तो मटेरियल ही नहीं है, तो बताओ ऑडिटर क्या इनकी चेकिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। अब देखो कंपेयर करो, एक थी स्मॉल एंटिटी, एक थी बिग एंटिटी। स्मॉल एंटिटी में स्टेशनरी एक्सपेंस 25,000 के, कितने के थे, 25,000 के लिए, और ऑडिटर को क्या माना था, मटेरियल। लेकिन बिग एंटिटी में स्टेशनरी एक्सपेंस कितने के आ रहे हैं, 1 लाख के, लेकिन ऑडिटर को क्या नहीं मान रहा, मटेरियल नहीं मान रहा, वो उनकी चेकिंग नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा, ये एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करेगा कि ऑडिटर किस अमाउंट को मटेरियल माने, ऑडिटर किस अमाउंट को मटेरियल माने, ये एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करेगा। अब ये मटेरियल अमाउंट निकलता कैसे है, ये अमाउंट निकलता कैसे, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया था 15,000 का, ये हम सीखने जा रहे हैं, ये अमाउंट निकलता कैसे है। तो अब आपको बेस तो क्लियर हो ही गया होगा कि ऑडिटर मटेरियलिटी क्यों निकाल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ढेर सारे आइटम आ रहे हैं, सभी को ऑडिटर चेक नहीं कर सकता। तो एक अमाउंट निकाल लेगा, तो उस अमाउंट के जितने या उस अमाउंट से ऊपर जो भी आइटम्स होंगे ना, उनकी ऑडिटर क्या करेगा, बस ऑडिट करेगा, बाकियों को ऑडिटर चेक भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल। क्या, मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले एक मटेरियलिटी निकालने जा रहे हैं। अब ये जो मटेरियलिटी निकलेगी किस में निकलेगी, ये जो अपनी मटेरियलिटी निकलेगी ये किस में निकलेगी, बताओ, अमाउंट में निकलेगी। किस में निकलेगी, अमाउंट में निकलेगी। तो ये जो अमाउंट आएगा ना, तो इस अमाउंट के इक्वल और इस अमाउंट से ऊपर जो भी आइटम होंगे, जो भी अकाउंट्स होंगे, उनको क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, उनको ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लो ऑडिटर को क्या करनी है, ज्यादा चेकिंग करनी है। बताओ ऑडिटर को ज्यादा चेकिंग कब करनी होती है, जब ऐसे 315 में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा आती है, तो ऑडिटर को ज्यादा चेकिंग करनी होती है। तो ऑडिटर को मान लो अगर ज्यादा चेकिंग करनी है, तो बताओ वो मटेरियलिटी के जो अमाउंट है इसको कम रखना चाहेगा, ज्यादा रखना चाहेगा, बताओ क्या करेगा, कम रखेगा। क्या करेगा, इसको कम रखेगा। कम क्यों रखेगा, एग्जांपल लेता हूं कि मान लो अगर ऑडिटर क्या करता है, मटेरियलिटी का 10 लाख रखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के जो भी अकाउंट होंगे ना, उनको ऑडिटर चेक करेगा।
लेकिन मान लो ऑर्डर क्या रख ले, मेटेरियलिटी का अमाउंट 1 करोड़, तो ऑर्डर क्या करेगा, तो ऑर्डर क्या करेगा, ओनली 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के अकाउंट होंगे ना उनको ही चेक करेगा, उससे कम के अकाउंट को सबको इग्नोर कर देगा, यानी चेकिंग कम होगी। अगर ऑर्डर क्या करता है, मेटेरियलिटी का अमाउंट ज्यादा रखता है ना तो चेकिंग कम होती है। तो अगर ऑर्डर को ज्यादा चेकिंग करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, मेटेरियलिटी के अमाउंट को कम रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा अगर ऑर्डर को चेकिंग ज्यादा करनी है तो। अब देखो मैंने क्या बताया, ऑर्डर को मेटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है, मेटेरियलिटी किस में निकलेगी, अमाउंट में निकलेगी। लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये कैलकुलेट कैसे करेगा, तो वो सीखो। अब ये ऑर्डर अमाउंट निकालेगा कैसे, ये सीखो अब आप। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है इस अमाउंट को निकालने का, मेटेरियलिटी के अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, क्या, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। अब आप बोलोगे सर ये बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल सी चीज है। क्या, जो एंटिटी है, जिस एंटिटी को ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसी का प्रॉफिट सेल्स उठा लेगा ऑडिटर। जनरली क्या उठाता है ऑडिटर, प्रॉफिट या फिर सेल्स, उसका क्या उठा लेगा, या तो प्रॉफिट उठा लेगा या फिर सेल्स, इसे ही बोल दिया जाता है क्या, बेंचमार्क। अब इस पे क्या लगा देगा, एक परसेंटेज लगा देगा। अब इस पे क्या लगा देगा, अपनी जजमेंट के बेस पे परसेंटेज लगा देगा। तो अब परसेंटेज ज्यादा लगाएगा कम लगाएगा वो कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए ऑडिटर क्या देखेगा, अपनी आरएमएम देखेगा। किसमें बताओ, आरएमएम हमने कहाँ निकाली थी, ऐसे 315 में, ऐसे 315 में हमने निकाली थी ना आरएमएम। तो अगर आरएमएम अगर ज्यादा आई थी, तो अगर बताओ आरएमएम ज्यादा आई थी तो बताओ ऑडिटर क्या करना चाहेगा, आरएमएम ज्यादा आई थी तो ऑडिटर ज्यादा चेकिंग करना चाहेगा। ज्यादा चेकिंग करना चाहेगा तो मेटेरियलिटी के अमाउंट को कम से कम रखना चाहेगा, यानी ऑडिटर क्या करेगा, इस मेटेरियलिटी परसेंट को कम रखेगा। क्या करेगा, कम रखेगा। अब कितना रखना है वो ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऑडिटर ने जब ऐसे 315 में आरएमएम निकाली थी और अगर वो आरएमएम क्या आई थी, कम आई थी, अगर वहां पे रिस्क कम आई थी तो ऑडिटर क्या करता है, कम चेकिंग करता है, कम चेकिंग करता है। कम चेकिंग करना चाहेगा तो ऑडिटर क्या करना चाहेगा, मेटेरियलिटी के अमाउंट को ज्यादा रखना चाहेगा, इसलिए क्या रखेगा, मेटेरियलिटी परसेंट को हाई रखेगा। तो इस तरह से निकलती है परसेंटेज, इस तरह से निकलती है क्या, परसेंटेज निकलती है। तो ये हमने सीख लिया कि ऑडिटर को क्या निकालनी है, मेटेरियलिटी, मेटेरियलिटी निकलेगी अमाउंट में, अमाउंट में भी निकालनी तो उसका फॉर्मूला क्या है, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। बेंचमार्क का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, एंटिटी के जो प्रॉफिट है, सेल्स हैं, जनरली ऑडिटर क्या करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनको उठा लेता है और उस पर परसेंटेज अप्लाई कर देता है। अब परसेंटेज कम लगाएगा या ज्यादा लगाएगा वो कैसे पता लगाएंगे, वो आरएमएम देख के पता लगाएंगे कि परसेंटेज ज्यादा लगानी है कम लगानी है। अब देखो यहाँ पे कुछ बता भी रखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली क्या परसेंटेज ली जाती है। अगर देखो ऑडिटर जो बेंचमार्क चूज करता है, अगर वो प्रॉफिट को चूज करता है, अगर ऑडिटर एंटिटी के प्रॉफिट को बेंचमार्क चूज करता है ना तो जनरली क्या परसेंटेज ली जाती है, 5 to 10%। मतलब अगर ऑडिटर को ज्यादा चेकिंग करनी है तो वो जनरली क्या परसेंट लेता है, 5%। अगर ऑडिटर को कम चेकिंग करनी है तो वो क्या परसेंटेज लेता है, 10%। लेकिन अगर मान लो ऑडिटर क्या करता है, सेल्स को बेंचमार्क उठाता है, अगर ऑडिटर क्या करता है, मेटेरियलिटी निकालने के लिए सेल्स को उठाता है, एंटिटी की सेल्स को उठाता है, तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या परसेंटेज ली जाती है, 0.5% to 2%। यानी अगर ऑडिटर को ज्यादा चेकिंग करनी है तो ऑडिटर क्या लेता है, 0.5%, और अगर ऑडिटर को कम चेकिंग करनी होती है तो वो क्या करता है, 2% लेता है। तो इसका एक एग्जांपल भी ले रखा है यहाँ पे कि देखो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी ले रखा है कि मान लो एक एंटिटी है, उसका प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़, और सेल्स कितनी है, 10 करोड़। अभी तो आप समझते हो कि सेल्स हमेशा ज्यादा होती है और प्रॉफिट हमेशा कम होते हैं। तो सेल्स क्या है, 10 करोड़, प्रॉफिट है 1 करोड़। फिर मैंने एग्जांपल में लिया कि इस एंटिटी का आरएमएम जब ऑडिटर ने कैलकुलेट करा तो क्या आया, कम आया। आरएमएम कम आया तो ऑडिटर क्या करेगा, बताओ, ज्यादा चेकिंग या कम चेकिंग, कम चेकिंग करेगा, कम चेकिंग करेगा। कम चेकिंग करनी है तो बताओ मेटेरियलिटी ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहेगा ताकि कम चेकिंग हो सके। अब देखो अब से क्या निकालनी है, ऑडिटर को मेटेरियलिटी निकालनी है। मेटेरियलिटी का फॉर्मूला क्या है, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। तो ऑडिटर क्या उठाएगा, बेंचमार्क उठाएगा। तो पहला केस है, देखो केस 1, अगर ऑडिटर क्या उठाता है, प्रॉफिट को बेंचमार्क उठाता है। प्रॉफिट क्या है, 1 करोड़, क्या है प्रॉफिट, 1 करोड़ है। ऑडिटर को क्या करनी है, कम चेकिंग करनी है, तो ऑडिटर क्या परसेंटेज लेगा, 10% लेगा कि ऑडिटर को कम चेकिंग करनी है। तो देखो क्या है अपना मेटेरियलिटी अमाउंट 10 लाख है, क्या आ गया अपना मेटेरियलिटी अमाउंट। लेकिन मान लो अगर क्या करता ऑडिटर, सेल्स को बेंचमार्क उठाता, सेल्स को बेंचमार्क उठाता। अब बताओ इस एंटिटी की सेल्स क्या है, 10 करोड़ है, क्या है, 10 करोड़ है। इस एंटिटी की सेल्स क्या है, 10 करोड़। तो अब इस पे ऑडिटर क्या करेगा, इस पे भी ऑडिटर क्या करेगा, अपनी परसेंटेज लगाएगा अपनी जजमेंट के बेस पे। तो ऑडिटर क्या लगा लिया, 1% लगा लिया। लेकिन मान लो अगर सेल्स पे भी ऑडिटर क्या लगा देता, 10% लगा देता, तो मेटेरियलिटी अमाउंट हमारा कितना आ जाता, 1 करोड़ आ जाता। देखो कितना डिफरेंस हो जाता। एक तो ऑडिटर क्या कर रहा है, 10 लाख या 10 लाख वाले आइटम, 10 लाख या 10 लाख से ऊपर जो भी आइटम थे उनको चेक कर रहा है। और दूसरा क्या है, ऑडिटर 1 करोड़ या 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर वाले आइटम को चेक करे। कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। इस कारण से में डिफरेंस होता है। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आता है, जहाँ पे डाउट आता है कि सर आपने ये बताया था
कि प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट अगर बेंचमार्क उठाता है तो वहाँ पे जनरली परसेंटेज होती है 5 to 10%, लेकिन सेल्स में परसेंट होती है 0.5 to 2%। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्स जनरली बहुत ज़्यादा होती है प्रॉफिट से, सेल्स जनरली ज़्यादा होती है। और अगर आपने सेम ही बेंचमार्क यूज़ कर दिया, अगर आपने सेम ही परसेंट यूज़ कर दिया जो आप प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हो, तो आपकी मैटेरियलिटी एकदम गलत निकल जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिया, अगर आप सेल्स बेंचमार्क उठाते हो, वो अगर इसमें भी अगर आप 10% लगा देते हो, तो आपकी मैटेरियलिटी देखो एकदम ही गलत निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? 1 करोड़, एकदम ही गलत निकल जाएगी। ऐसे केस में तो ऑडिट करने का मतलब ही नहीं रहेगा। इस कारण से क्या होता है, इनका परसेंटेज अलग होता है। और ये अपने ऑडिटर क्या करता है, अपने जजमेंट के बेस पे डिसाइड करता है कि उसे कितना परसेंट लेना है। बस अगर उसे क्या करनी है, ज्यादा चेकिंग करनी है तो कम परसेंट लेता है, कम चेकिंग करनी है तो ज्यादा परसेंट लेता है। अब परसेंट कितना लेना है वो ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करेगा, अब इसका एक एग्जांपल भी देख लो। देखो हमारे केस में एक बार ये देखो आप, मैटेरियलिटी कितनी आई? 10 लाख आई। 10 लाख का मतलब क्या हुआ? ऑडिटर इस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर क्या आ रहे हैं, बस उन्हीं को चेक करेगा और सबको इग्नोर करेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये एंटिटी का P&L है, इसमें देखो परचेस आ रही है, फ्रेट आ रही है, इंश्योरेंस आ रही है, रेंट, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सेल्स आ रही है। परचेस कितने की? देखो परचेस है कितने की? 5 करोड़ की। परचेस कितने की है? 5 करोड़ की। तो बताओ 10 लाख से ऊपर है या फिर नहीं? 10 लाख से ऊपर है, यानी ऑडिटर परचेस को चेक करेगा। फिर देखो फ्रेट कितने की आ रही है? 6 लाख की। क्या 10 लाख से ज़्यादा है या कम है? कम है, यानी इसको ऑडिटर चेक नहीं करेगा। फिर देखो इंश्योरेंस कितने की है? 8 लाख की। 10 लाख से कम है, इसको ऑडिटर चेक नहीं करेगा। रेंट कितने का? 20 लाख का, इसको ऑडिटर चेक करेगा। इस तरह से ऑडिटर चेक करेगा। अब सेल्स देखो कितनी है? 10 करोड़ की। 10 लाख से ज्यादा है, यानी इसको भी ऑडिटर क्या कर लेगा? चेक कर लेगा। इसको भी ऑडिटर चेक कर लेगा। तो इस तरह से ऑडिटर चेकिंग करता है। लेकिन अब आपने देखा, आप बोलोगे कि सर देखो ये फ्रेट और ये इंश्योरेंस, फ्रेट कितने का है? 6 लाख का। इंश्योरेंस कितने का? 8 लाख का। हमारी मैटेरियलिटी कितनी है? 10 लाख की। अब ये दोनों बड़े बड़े अमाउंट के थे, लेकिन ऑडिटर ये चेक ही नहीं कर रहा। अगर हम इन दोनों का एग्रीगेट करते हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस का, तो कितना बनता है? 14 लाख। तो इन दोनों का जो एग्रीगेट है वो मैटेरियलिटी से ज्यादा जा रहा है। हमारी मैटेरियलिटी कितनी है बताओ? 10 लाख। लेकिन फ्रेट और जो इंश्योरेंस आ रहे हैं P&L के अंदर, इनका अमाउंट मैटेरियलिटी से ज्यादा जा रहा है। कितना जा रहा है? 14 लाख। तो छूट ही जाएंगे। इसी कारण से ऑडिटर क्या करता है? एक परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी भी निकालता है। क्या करता है? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी होती क्या है? इसमें क्या करा जाता है, ऑडिटर जो भी मैटेरियलिटी निकालता है ना, उसे कम अमाउंट डिसाइड करता है। ऑडिटर ने क्या निकाली? 10 लाख, तो इसे कम अमाउंट डिसाइड करेगा, उसे बोला जाता है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। ये क्यों निकाली जाती है? अभी अभी मैंने आपको रीजन बताया कि परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्यों निकाली जाती है। कि देखो कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली मैटेरियल अमाउंट से कम है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली मैटेरियल अमाउंट से कम है, लेकिन वो किसी दूसरे अकाउंट के साथ एग्रीगेट होके मैटेरियल लेवल को पार कर जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में है फ्रेट और इंश्योरेंस। ये देखो इंडिविजुअली तो मैटेरियल अमाउंट से कम है, 10 लाख से कम है, लेकिन एग्रीगेट होकर देखो मैटेरियल अमाउंट से ज्यादा चले गई। इस कारण से ऑडिटर क्या करता है? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी निकालता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चेकिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट कवर हो सके। और ऐसा ऑडिटर क्यों करता है? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। याद करो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट रिस्क को कम से कम करना। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करके जो ऑडिट रिस्क होती है उसको कम से कम करना। इस कारण से ऑडिटर क्या करता है? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी भी निकाल लेता है। अब देखो जो परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी निकलती है ना, वो जनरली कितनी होती है? जो हमारी मैटेरियलिटी लेवल होता है उसका 50 to 80%। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं मैं। जनरली जो परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी होती है क्या होती है? मैटेरियलिटी लेवल से कम होती है। और ये कितना होती है उसका? मैटेरियलिटी का अपना 50 to 80% होती है। तो हमारे एग्जांपल में देखो हमारी मैटेरियलिटी कितनी निकली थी? 10 लाख निकली थी। तो इसका हमने देख लिया 70%। हमारे एग्जांपल में लेते हैं 70% हम क्या मानेंगे? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। तो हमारे केस में देखो परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या आ गई? 7 लाख आ गई। क्या आ गई? 7 लाख आ गई। तब अब ऑडिटर क्या करेगा? इस परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी को यूज करके ही ऑडिट करेगा। अब ऑडिटर क्या करेगा? जो अपनी पुरानी मैटेरियलिटी थी कौन सी? 10 लाख, उसको भूल जाएगा। इस परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी कौन सी है? 7 लाख, इसको ही यूज करेगा। और जो 10 लाख थी उसको भूल जाएगा। इसी को यूज करके क्या करेगा? ऑडिट करेगा। अब देखो वापिस से आ जाओ अपने इसमें एग्जाम्पल में। अब बताओ हम परचेज चेक करेंगे क्या? 7 लाख से ज्यादा है, 5 करोड़ की, यानी चेक करेंगे। फ्रेट चेक करेंगे क्या? बताओ कितने की है? 6 लाख की, इसको चेक अभी भी नहीं करेंगे। इंश्योरेंस बताओ कितने की हो गई? 8 लाख की, 7 लाख से ज्यादा है। अब देखो परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी के कारण ऑडिटर को इंश्योरेंस को भी चेक करना पड़ जाएगा। अब आप बोलोगे लेकिन सर देखो फ्रेट का अमाउंट भी ज्यादा है, लेकिन अब इसको ऑडिटर चेक नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट चीज क्या थी हमारी? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। अब ऑडिटर नई चीज नहीं निकालेगा, ये क्या थी? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी।
तो अब इसको ऑडिटर क्या कर देगा, इग्नोर। ये जो 6 लाख का फ्रेट का एक्सपेंडिचर है इसको ऑडिटर क्या कर देगा, इसको ऑडिटर इग्नोर कर देगा, इसको ऑडिटर इग्नोर कर देगा। लेकिन परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी निकालने के कारण ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इस इंश्योरेंस को भी चेक करना पड़ेगा। तो ये होती है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। तो हमने क्या क्या देख लिया, मैंने आपको बताया कि ऑडिटर मैटेरियलिटी क्यों निकालते हैं, क्योंकि 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारे अकाउंट्स आते हैं, कई सारे आइटम्स होते हैं, तो सबको चेक करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऑडिटर एक मैटेरियलिटी निकालता है। वो मैटेरियलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। लेकिन मैटेरियलिटी तो निकालते ही है, लेकिन ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले। ऑडिटर क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले, इस कारण से वो एक परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी भी निकाल लेता है। ऑडिटर क्या कर लेता है, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी भी निकाल लेता है, और इसी के बेस पर, इसी परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी को यूज करके ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है। अब एक और देखो, अभी हमने जो मैटेरियलिटी निकाली थी ना, ये क्या थी, मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। क्या थी ये, मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। एक मैटेरियलिटी और होती है क्या, मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। जैसे हमारी आरओएम थी ना, आरओएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और आरओएम एट असर्शन लेवल, ऐसी मैटेरियलिटी भी होती है, मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है क्या, मैटेरियलिटी फॉर कार्ड, मतलब मैटेरियलिटी फॉर क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर्स। आप बोलोगे सर ये क्यों निकाली जाती है, तो इसके लिए हमारे एग्जाम्पल में आओ। देखो ये एग्जाम्पल मैंने एक्सटेंड किया, इस एग्जाम्पल में पी एंड एल में मान लो एंटिटी की क्या आ रहा है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर आ रहा है, और एक बैलेंस शीट भी बना दी मैंने। देखो ये बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट भी देखो, ये मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, ये अब काम आएगी। बैलेंस शीट में आ रहा है मान लो क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस। क्या आ रहा है, पी&एल में फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर आ रहा है, कितने का, 80,000 का। कितने का आ रहा है, 80,000 का। और बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है, कितने का, 3 लाख का। अब बताओ हमारी परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या है, 7 लाख। अब ऑडिटर ने क्या बोला कि मैं 7 लाख या 7 लाख से ऊपर के जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, बस उन्हीं को चेक करूंगा, बाकियों को इग्नोर। अगर हम परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो कैश एंड बैंक बैलेंस चेक ही नहीं होगा, ना ही फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर चेक होगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो कैश एंड बैंक बैलेंस और फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर ये सब क्या है, ये है सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया, जहाँ पे रिस्क जनरली क्या होती है, ज़्यादा रहती है। इन एरिया में इनहेरेंट रिस्क क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे के लिए ऑडिटर क्या निकालते हैं, इनके लिए ऑडिटर आरओएम एट असर्शन लेवल निकालते हैं अलग से। तो इनके लिए ऑडिटर क्या करेगा, अपने जजमेंट के बेस पर अलग से एक मैटेरियलिटी भी निकालेगा इनके लिए, इन असर्शन के लिए। ऐसी असर्शन के लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऐसी असर्शन के लिए जहां पे आरओएम ज्यादा होती है, उनके लिए ऑडिटर क्या करेगा, अलग से मैटेरियलिटी भी कैलकुलेट करेगा। यही क्या है मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। बस आप इतना सा समझ लो, जिन जिन के लिए ऑडिटर ने अलग से आरओएम एट असर्शन लेवल निकाली थी ना, उन अकाउंट्स के लिए ऑडिटर क्या करेगा, अलग से मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल भी निकाल देगा। तो ऑडिटर मान लो अपने जजमेंट के बेस पे निकाल लेता है कि मैटेरियलिटी फॉर असर्शन लेवल क्या है, 1 लाख है, मतलब 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के जो भी आइटम होंगे उनको चेक करेगा। तो ये ऑडिटर ने निकाली अलग से कि क्या मैटेरियलिटी किसके लिए, असर्शन वालों के लिए। तो अब देखो, अब ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है कितने के, 3 लाख की, यानी ये 1 लाख से ज्यादा है। बताओ चेक होगी कि नहीं होगी, चेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मैटेरियलिटी फॉर असर्शन लेवल के कारण, ये मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो एज ए होल, उसके अकॉर्डिंग तो चेक नहीं हो सकती कैश एंड बैंक बैलेंस। लेकिन मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल जो ऑडिटर ने निकाली है वो कितनी थी, 1 लाख थी। तो उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, इसको चेक करेगा। उसके अकॉर्डिंग ऑडिटर क्या करेगा, इस कैश एंड बैंक बैलेंस को भी क्या करेगा, इसको भी चेक करेगा। अब देखो एक और आ रहा था क्या, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर। ये क्या था, फॉरेन, ये कितने का है, ये आ रहा है 80,000 का। लेकिन मैटेरियलिटी फॉर असर्शन लेवल ऑडिटर ने कितनी निकाली है, अपने जजमेंट के बेस पर 1 लाख निकाली है। और ये क्या आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है, ये इससे भी कम आ रहा है इस मैटेरियल, यानी ऑडिटर इसको चेक नहीं करेगा, ऑडिटर इसको चेक नहीं करेगा। चाहे फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर में कितनी भी रिस्क हो, ऑडिटर इसको चेक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑडिटर ने अपनी जजमेंट के बेस पर मैटेरियलिटी क्या निकाली, 1 लाख की निकाली, वो भी किसके लिए, असर्शन लेवल वालों के लिए अलग से निकाली। तो ऑडिटर इसको चेक नहीं करेगा। तो यही होता है बस मैटेरियलिटी फॉर असर्शन लेवल, मतलब जिन असर्शन में आरएमएम ज़्यादा होती है, जिनकी रिस्क अलग होती है, जिनमें क्या होती है आरएमएम ज़्यादा होती है जिन असर्शन पे, उनके लिए ऑडिटर क्या कर लेता है, अलग से मैटेरियलिटी में निकाल लेता है उनके लिए, बस उनके लिए निकाल लेते हैं एक। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ एक है रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेस रिवैल्यूएशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो मैटेरियलिटी जो हमने निकाली वो कब निकाली हमने, ये हमने प्लानिंग फेज पे निकाली। प्लानिंग फेज पर जो हमने देखो आरएमएम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग फेज पे करते हैं ना। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आरएमएम हम प्लानिंग फेज पे निकालते हैं, लेकिन बाद में जब ऑडिट करते वक्त उसे कुछ चीजें मिल जाती हैं तो बाद में उसको आरएमएम को रिवाइज भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो ऐसे ही मैटेरियलिटी का भी है। मैटेरियलिटी भी सबसे पहले हम कब निकालते हैं, प्लानिंग फेज पे निकालते हैं। ऑडिटर ये देखता है कि मुझे क्या क्या अब चेक करना है,
प्लान करता है ऑडिटर कि मुझे कौन कौन से अकाउंट चेक करना है, क्योंकि पूरी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि प्लानिंग फेज पे निकालता है। इसी कारण से देखो इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, मैटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, प्लानिंग फेज पर। तो जो भी अब तक हमने सीखा नहीं तो प्लानिंग फेज पे करा, लेकिन ऑडिट करते करते ऑडिटर को कुछ स्पेशल बातें मिल जाती है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, मैटेरियलिटी को रिवाइज भी कर सकता है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो ऑडिट करते करते क्या हो गई, आरएमएम चेंज हो गई। आरएमएम क्या कर दी, ऑडिटर ने रिवाइज कर दी। मतलब पहले ऑडिटर ने आरएमएम कम निकाली थी, बाद में ऑडिटर ने क्या कर दी, आरएमएम ज्यादा कर दी। ऐसा हो सकता है, ये बात मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया भी अभी किसमें, ऐसे 315 में पढ़ाया ये वाला टॉपिक कि आरएमएम रिवाइज हो सकती है। तो देखो ऑडिटर ने क्या कर दी, आरएमएम लो टू हाई कर दी, पहले कम थी आरएमएम और ज्यादा, अब ज्यादा कर दी। तो इसमें मैंने 2 केस लिए कि मैं अब देखो आरएमएम चेंज हो रही है तो क्या होगी, मैटेरियलिटी भी चेंज होगी। आरएमएम चेंज हो रही है तो मैटेरियलिटी भी चेंज होगी। आप बोलोगे सर क्यों, अभी आपको दिखा देता हूं क्यों चेंज होगी। देखो मैटेरियलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, मैटेरियलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये देखो आप क्या है, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। क्या है, बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। और ये बेंचमार्क, ये परसेंटेज कैसे निकलती है, ये निकलती है आरएमएम के बेस पर। ये आरएमएम के बेस पर निकलती है। अगर आरएमएम ज्यादा आती है तो ऑडिटर परसेंटेज कम रखता है, और अगर आरएमएम कम आती है तो ऑडिटर परसेंटेज ज्यादा रखता है। तो जब अगर आरएमएम चेंज होगी तो क्या होगी, मैटेरियलिटी भी चेंज होगी। तो एग्जाम्पल में आओ, क्या हुआ, आरएमएम क्या हुई, कम से ज्यादा हुई, आरएमएम क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो ऑडिटर क्या करेगा बताओ, मैटेरियलिटी कम करेगा। तो एग्जाम्पल लिया केस 1, ऑडिटर ने क्या कर दी, देखो मैटेरियलिटी चेंज कर दी, कितनी कर दी, 9 लाख कर दी। 9 लाख क्यों करी ऑडिटर ने, क्योंकि ऑडिटर ने देखा था कि जो आरएमएम बढ़ी थी ना वो थोड़ी बढ़ी थी। क्या था, स्लाइटली इंक्रीज हुआ था आरएमएम में, थोड़ा इंक्रीज हुआ था, इसलिए ऑडिटर ने क्या करी, मैटेरियलिटी 9 लाख। लेकिन जो केस 2 है ना, केस 2 उसमें ऑडिटर ने मैटेरियलिटी रिवाइज करके कितनी कर दी, 6 लाख कर दी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया ऑडिटर ने, क्योंकि जो आरएमएम बढ़ी ना, जो आरएमएम में रिवाइज हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ, आरएमएम का जो परसेंटेज बढ़ा वो बहुत ज्यादा बढ़ा। इस कारण से जो मैटेरियलिटी हुई ना वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई। कितनी हो गई, 10 लाख से 6 लाख हो गई, 10 लाख से 6 लाख। अब देखो हमें क्या पता चल गई, न्यू मैटेरियलिटी पता चल गई। लेकिन याद करो इस ऐसे 320 में हमने सिर्फ मैटेरियलिटी नहीं सीखी, हमने एक मेन चीज सीखी थी। क्या थी वो मेन चीज, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। और मैंने बताया था ऑडिटर परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी के बेस पर ही ऑडिट करता है। ऑडिटर मैटेरियलिटी को भूल जाता है, ऑडिटर क्या करता है, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी को यूज करके ही क्या करता है, ऑडिट करता है। तो अब ऑडिटर को देखना है कि इस मैटेरियलिटी के चेंज होने से क्या मुझको परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी को भी चेंज करने की नीड है कि नहीं, ये ऑडिटर अब चेक करेगा। जैसे ऑडिटर ने क्या कर लिया, न्यू मैटेरियलिटी निकाल लिया, अब ऑडिटर चेक करेगा कि इस मैटेरियलिटी के चेंज होने पर क्या मुझको न्यू परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी निकालने की नीड है कि नहीं। अब बताओ केस 1 में देखो, केस 1 में न्यू मैटेरियलिटी कितनी है, केस 1 में न्यू मैटेरियलिटी हमारी 9 लाख, लेकिन केस हमारी बताओ परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी कितनी थी, 7 लाख थी, इस 9 लाख से कम थी, यानी यहाँ पर परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी को चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन केस 2 में देखो, केस 2 में हमारी न्यू मैटेरियलिटी कितनी है, 6 लाख है, हमारी न्यू मैटेरियलिटी कितनी है, 6 लाख, जबकि हमारी परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी कितनी थी, 7 लाख। यानी हमें क्या करना पड़ जाएगा, अब हमें जो हमारी परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी थी उसको भी क्या करना पड़ जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैटेरियलिटी क्या हुआ, उस परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी से कम चली गई, उससे कम चली गई। तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ जाएगा, परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी को चेंज करना पड़ जाएगा, उसको चेंज करना पड़ जाएगा। अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है ना, मान लो ऑडिटर को अपनी परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी चेंज करनी पड़ जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो ऑडिटर के बहुत पसीने छूट जाते हैं, एकदम बर्बाद हो जाता है ऑडिटर, मान लो, क्योंकि बुरी तरह उनको वापस से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा हो। जनरली ये वाला ही केस होता है, पहला वाला ही केस होता है। जनरली अगर मैटेरियलिटी चेंज भी होती है ना तो पहला वाला ही केस होता है कि मैटेरियलिटी तो चेंज हो जाती है लेकिन परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी में चेंज नहीं आता, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी पहले से ऑडिटर क्या रखता है, कम रखता है। इस कारण से ऑडिटर पहले से क्या करता है, अपना बचाव कर लेता है। तो एक ये भी कारण है कि परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी निकाली जाती है, एक ये कारण भी होता है जिससे कि ऑडिटर पहले रिस्क को कवर कर ले, इस रिस्क को कवर कर ले, एक ये कारण भी होता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैटेरियलिटी को कब रिवाइज करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, बेंचमार्क। अब देखो बेंचमार्क के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था बेंचमार्क क्या होते हैं जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रॉफिट और सेल्स। यहाँ पे बता रखे कि कौन कौन से बेंचमार्क होते हैं। तो एक तो होता है देखो सेल्स, मैंने बताया था, एक होता है प्रॉफिट। तो और क्या हो सकते हैं बेंचमार्क, एक्सपेंस भी हो सकता है। ऑडिटर क्या कर सकते हैं, उस एंटिटी के एक्सपेंस को भी बेंचमार्क के रूप में यूज कर सकता है, असेट्स को यूज कर सकता है, लायबिलिटीज को बेंचमार्क के रूप में यूज कर सकता है और इक्विटी को भी यूज कर सकता है। अब एक डाउट आता है कि ऑडिटर कौन सा बेंचमार्क यूज करे, ये कैसे पता लगेगा कि ऑडिटर प्रॉफिट को यूज करे, सेल्स को यूज करे, एक्सपेंस को यूज करे, असेट्स को यूज करे, किस बेंचमार्क को यूज करे, ये कैसे पता लगेगा। तो ये यहाँ पे बता रखा है।
तो सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि कौन से ऐसे आइटम्स है जिस पे यूजर्स की अटेंशन ज़्यादा है, ऐसे कौन से आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिन पे यूजर्स की अटेंशन ज़्यादा है। तो जनरली होते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट, जनरली कौन से होते हैं सेल्स और प्रॉफिट। इसी कारण से जनरली कौन से यूज होते हैं बेंचमार्क, सेल्स और प्रॉफिट ही यूज होते हैं। फिर दूसरा है, देखो सिर्फ ये नहीं देखेगा ऑडिटर ये भी देखेगा कि जिस एंटिटी की मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो अभी अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ पर है। देखो एक एंटिटी की अपनी लाइफ साइकिल होती है, जैसे एक होता है इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो जिस एंटिटी की ऑडिट करने गया ना वो अभी इंट्रोडक्शन फेज पर है। अब आप खुद बताओ, जो एंटिटी अभी अपनी इंट्रोडक्शन फेज पर है, क्या ऐसे केस में, ऐसी एंटिटी के केस में क्या उस एंटिटी के प्रॉफिट को यूज करना, क्या उस एंटिटी के प्रॉफिट को बेंचमार्क के रूप में यूज करना सही रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे केस में, ऐसी एंटिटी के केस में जो भी अपने इंट्रोडक्शन फेज में है, ऐसे केस में ऑडिटर कभी भी प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं लेगा। क्या लेगा? जो एसेट्स वगैरह हैं उनको बेंचमार्क बनाएगा। और फिर लास्ट है क्या? बेंचमार्क की वोलेटिलिटी, कि जो बेंचमार्क है वो स्टेबल कितना है वो देखेगा ऑडिटर, कि जो बेंचमार्क मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो स्टेबल कितना है। जैसे मान लो ऑडिटर प्रॉफिट को यूज़ करने जा रहा है तो ये देखेगा कि ये स्टेबल है कि नहीं। तो इसके लिए ऑडिटर क्या देखेगा? एंटिटी के पास्ट परफॉर्मेंस देखेगा, कि मान लो ऑडिटर ने लास्ट 5 ईयर्स देखे, जिसमें देखा कि एक बार एंटिटी को रहा है 1 करोड़ का प्रॉफिट, एक साल हो जाता है एंटिटी को 5 करोड़ का, एक साल एंटिटी को हो जाता है 10 करोड़ का प्रॉफिट, एक साल एंटिटी को लॉस हो जाते हैं, एक साल एंटिटी को लॉस हो जाते हैं। अब बताओ क्या ये प्रॉफिट स्टेबल है? क्या ये प्रॉफिट स्टेबल नहीं है? तो ऐसे केस में जब अगर कोई बेंचमार्क स्टेबल नहीं होता तो ऐसे केस में ऑडिटर उस बेंचमार्क को यूज़ नहीं करता। ऐसे केस में ऑडिटर उस बेंचमार्क को यूज़ नहीं करता मैटेरियलिटी को निकालने के लिए। तो ये फैक्टर भी ऑडिटर क्या करता है? ध्यान में रखता है। जब भी ऑडिटर क्या करता है? मैटेरियलिटी कैलकुलेट करता है, उसको बेंचमार्क चूज करना होता है, तो ऑडिटर ये सारी बातें ध्यान में रखता है कि उसे कौन सा बेंचमार्क चूज करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट बता रखे हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसको भी हम एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं। तो 320 ये भी क्या है? बी कैटेगरी का है। पहले बता दूं मैं, ये क्या है? बी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। देखो सारी बातें हमने देख ली। हम क्या निकालते हैं? मैटेरियलिटी निकालते हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और किसके लिए? असर्शन लेवल के लिए निकालते हैं। वो कब निकालते हैं? जब ऑडिटर को क्या लगता है कि मिस स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड फॉर क्लासेज ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर्स, कि उसे लगता है कि किसी असर्शन में गलतियां होने के चांस ज़्यादा हैं, तो वो क्या करता है? उस असर्शन के लिए, उस पर्टिकुलर असर्शन के लिए क्या करता है? अलग से मैटेरियलिटी निकाल लेता है। अगर ऑडिटर को लगता है कि किसी असर्शन में गलतियां होने के चांस ज़्यादा हैं तो उसके लिए वो क्या कर लेता है? अलग से मैटेरियलिटी निकाल लेता है। फिर आती है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि मैटेरियल, इसमें क्या किया जाता है? मैटेरियल का जो अमाउंट होता है उससे कम अमाउंट सेट किया जाता है। बस ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर रिवीजन का मैंने आपको बता दिया था, पढ़ लेना, वही बात लिखी हुई है, कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ। फिर ये बेंचमार्क मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, देखो ये एकदम ओनली रीड पॉइंट है। इसमें बता रखा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होता है। ये बता रखा है कि भाई जो प्रॉफिट होता है, अगर मान लो ऑडिटर प्रॉफिट को यूज करता है बेंचमार्क, तो जनरली उसका परसेंटेज क्या लेता है? 5 to 10%। और अगर ऑडिटर सेल्स को यूज करता है बेंचमार्क, तो उसमें क्या परसेंटेज लेता है? जनरली 0.5 to 2%। तो एकदम फालतू टॉपिक है। ये काम के बेंचमार्क, रिवीजन, ये काम के, और ये टॉपिक, ये काम के, ये 3 टॉपिक इस वाले में, ऐसे 320 में 3 टॉपिक काम के हैं। इसमें आप एक मेमोरी वर्ड बनाना चाहते हो, बना लो ओ वानी। ओ से क्या हो गया कि बेंचमार्क से देखना, तो उसे क्या देखेगा? एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर, वोलेटिलिटी की बेंचमार्क कितना स्टेबल है, मैंने आपको समझाया भी है। ए से अटेंशन ऑफ यूजर्स, कि कौन से आइटम्स में यूजर फोकस करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया है। नेचर ऑफ एंटिटी की भी, एंटिटी अभी अपनी लाइफ साइकिल पे कहाँ पर है, ये मैंने आपको समझाया है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई बेंचमार्क कौन कौन से हो सकते हैं, कि भाई सेल्स हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, एक्सपेंस हो सकते हैं, उस एंटिटी के एसेट्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कैसे डिपेंड करेगा, वो क्या निकालेगा, तो वो हमने देखा था कि कैसे निकालेगा। इन 4 पॉइंट को देख करके कि कौन सा बेंचमार्क यूज़ करे, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इन 4 पॉइंट्स को देख करके ऑडिटर पता लगाएगा। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ एक स्टैंडर्ड और देख लेते हैं हम। SA450 देखो, इसको थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं, सिंपल सा ये SA450। इसका देखो नाम क्या है? SA450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या नाम है? इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि ऑडिट करते वक्त, अब ऑडिटर ने क्या कर दिया? ऑडिट करने स्टार्ट कर दिया। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को क्या मिल गई? गलतियां मिल गई। क्या मिल गई? गलतियां मिल गई। तब उन गलतियों का करना क्या है? गलतियां मिल गई तो क्या उनका चार डालना है? नहीं, अचार नहीं डालना, तो क्या करना है वो ये बताएगा SA450। तो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, तो ऑडिटर क्या मिल गई? गलतियां मिल गई। गलतियां क्या हो सकती है? फ्रॉड या फिर एरर। ये तो होती है गलतियां, फ्रॉड या फिर एरर।
ऑडिटर को क्या मिली, गलतियां मिली। तो जैसे ही ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को क्या मिलेंगी, गलतियां मिलेंगी। ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मिलेंगी, गलतियां। तो ऑडिटर को क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा। एक्यूमुलेट मतलब उनको एक जगह लिख लेगा। फिर यहाँ पे लिखा गया अदर देन क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है एकदम मामूली। मतलब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को जो जो गलतियां मिलती जाएंगी ना उनको ऑडिटर एक जगह लिखते जाएगा। लेकिन ऐसी गलती जो एकदम मामूली है उनको ऑडिटर इग्नोर कर देगा। ऐसी गलतियां जो एकदम मामूली है ऑडिटर उनको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जैसे एग्जांपल लूं, मान लो एक एक्सपेंस है 5 लाख का, उसको गलती से मान लो दिखा दिया 5 लाख 5 रुपीज का। तो ऐसे मामूली एक्सपेंसेज को ऑडिटर, ऐसी मामूली गलतियों को ऑडिटर इग्नोर करेगा, इनको अलग से लिखेगा नहीं। अब ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर को जो भी गलतियां मिल रही है उनको ऑडिटर एक जगह लिख रहा है। लिखने के बाद क्या करेगा, जैसे एक जगह लिख लेगा उसके बाद क्या करेगा, टाइमली बेसिस पर मैनेजमेंट को जाके बता देगा और मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि इन गलतियों को सही करो, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गलती आ रही है, उनको सही करने को बोलेगा। मैनेजमेंट क्या बोलेगा, इन गलतियों को सही करो। अब मैनेजमेंट दो काम करेगा, या तो मैनेजमेंट इन गलतियों को सही कर देगा या फिर मैनेजमेंट इन गलतियों को सही नहीं करेगा। अगर मैनेजमेंट सही कर देता है तो काम खत्म, बस फिर ऑडिटर को कुछ नहीं करना। लेकिन अगर मैनेजमेंट इन गलतियों को सही नहीं करता, इन गलतियों को सही नहीं करता, तो ऑडिटर देखेगा एक बारी साइड, इस वाले साइड वाले को भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। तो मैंने क्या बताया कि ऑडिटर को जो गलतियां मिलती है वो एक जगह लिख लेगा, मैनेजमेंट को जाके बोलेगा कि गलतियां सही कर। मैनेजमेंट या तो गलतियां सही करेगा या फिर नहीं करेगा। गलतियां सही कर देता है तो ऑडिटर को कुछ नहीं करना। अगर मैनेजमेंट गलतियां सही नहीं करता और ऑडिटर को लगता है कि ये गलतियां क्या है, इमैटेरियल है, मतलब एकदम फर्जी गलतियां हैं, वो वाली गलतियां मैनेजमेंट ने सही नहीं करी, तो ऑडिटर इनको भी क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन ऑडिटर को लगता है कि ये गलतियां क्या है, मैटेरियल है, ये गलतियां क्या है, मैटेरियल है। अब ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कि ये जो गलतियां हैं, ये जो गलतियां मिली हैं वो मैटेरियल है कि नहीं, ये ऑडिटर निकालेगा अपने जजमेंट के बेस पर। अब यहाँ पे मैटेरियल के लिए आप वो मैटेरियलिटी मत लगा देना जो हमने निकाली थी 7 लाख की, वो मत लगा देना। यहाँ पे उसे कम नहीं, गलतियां मिली हैं तो गलतियों का अमाउंट अलग होगा, तो ये ऑडिटर अपने जजमेंट के बेस पे निकालेगा, जजमेंट के बेस पे निकालेगा कि मैटेरियल है कि नहीं। और अगर उसे लगता है कि ये गलतियां क्या है, मैटेरियल है जो कि मैनेजमेंट ने सही नहीं करी, तो ये जाएगा किसके पास, ऑडिटर भाग के जाएगा किसके पास, टीसीडब्ल्यूजी के पास। मतलब मैनेजमेंट का जो माई बाप है उसके पास जाएगा, टीसीडब्ल्यूजी के पास। इसको बोलेगा कि मैनेजमेंट ने ये गलतियां नहीं करी जो कि मैटेरियल गलतियां थी, तू सही कर दे। अब टीसीडब्ल्यूजी क्या कर सकता है, या तो इसे सही करेगा या सही नहीं करेगा। सही कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। लेकिन अगर मान लो टीसीडब्ल्यूजी क्या है, गंदाज में निकला, टीसीडब्ल्यूजी बोलता है ऑडिटर को कि ये जो तू गलतियां लेके आए ना मेरे पास, ये जो तू गलतियां लेके आए मेरे पास, ये क्या है, एज पर मी, मेरे अकॉर्डिंग एकदम इमैटेरियल है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एकदम मामूली गलतियां, एकदम फर्जी गलतियां हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, जैसे ही टीसीडब्ल्यूजी गंदी बात बोलेगा ना, ऑडिटर बोलेगा कि तूने जो गंदी बात बोली ना, ये बात तू मुझे लिख करके दे। ऑडिटर क्या लेगा, उस टीसीडब्ल्यूजी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा। क्या बोलेगा ऑडिटर कि तूने ये बात बोली है गंदी बात, ये बात तू मुझे लिख करके दे। और ऑडिटर अपना क्या दे देगा, ओपिनियन दे देगा, क्या, क्वालिफाइड और एडवर्स, जो हम ऐसे 705 में डिटेल में सीखते कि कैसे देता है ऑडिटर अपना ओपिनियन। तो ये सब काम होता है, बस ये पूरा स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड खत्म। इसमें देखो एक स्पेशल बात और लिखी थी यहाँ पे, जो मैंने आपको साइड का छुड़वा दिया था। ये क्या बोलता है कि ऑडिटर को जब गलतियां मिल जाती है ना और वो गलतियां मैनेजमेंट सही नहीं करता, तो ऑडिटर अपनी मैटेरियलिटी को रीअसेस भी करता है। मैटेरियलिटी किसमें निकाली थी हमने, ऐसे 320 में। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि क्या मुझे अपनी मैटेरियलिटी को रिवाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसे गलतियां मिली हैं, तो उसे लगता है कि जो मैंने मैटेरियलिटी निकाली वो सही तो है ना, ऐसा तो नहीं कि इस एंटिटी के अंदर और भी गलतियां हो सकती हैं। इस कारण से ऑडिटर मैटेरियलिटी रीअसेस करता है। ऑडिटर ये सोचता है कि मुझे अपनी मैटेरियलिटी को रिवाइज करना चाहिए या फिर नहीं, ये ऑडिटर सोचता है। तो बस ये इतना सा लिखा हुआ है साइड में और कुछ नहीं लिखा हुआ। अब देखो इसमें एक टॉपिक हो रहा है एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि भाई गलतियों के एग्जांपल दे रखे हैं। तो गलतियां क्या होती है, एरर होते हैं या फिर फ्रॉड होते हैं। फ्रॉड के एग्जांपल्स हम कहाँ देखेंगे, ऐसे 240 में यहाँ पे कुछ एरर के एग्जांपल दे रखे हैं कि भाई जो गलती से गलती हो जाए, मतलब अनइंटेंशनल जो गलतियां हो जाए, उनके एग्जांपल दे रखे हैं कि अमाउंट और डिस्क्लोजर का ओमिशन हो जाए, अमाउंट और डिस्क्लोजर का क्या हो जाए, ओमिशन हो जाए। कि मान लो एक एक्सपेंस है 5000 का, एक एक्सपेंस हुआ 5000 का, लेकिन वो गलती से क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना भूल गई, गलती से बाय एरर, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। दूसरा है डाटा इनएक्यूरेट डालना। मान लो एक एक्सपेंस हुआ कितने का, 1 लाख का, लेकिन गलती से क्या हुआ, गलती से वो 10,000 का लिखा गया, तो ये क्या है, एरर है। फिर नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत निकाल लिए। बताओ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बनाए जाते हैं, मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट अपनी जजमेंट से निकालता है, जो प्रोविजन वगैरह निकालते हैं। तो मैनेजमेंट ने गलती से गलत जजमेंट लगा लिए। एक तो जानबूझ के मैनेजमेंट गलत जजमेंट लगाए, एक होता है गलती से गलत जजमेंट लगा ली मैनेजमेंट ने, तो ये क्या हो गया, एरर हो गया। और लास्ट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज अनरीजनेबल, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज गलती से गलत यूज कर ली, गलती से। क्यों, हम किसके एग्जांपल देख रहे हैं, एरर के। एरर का मतलब है अनइंटेंशनली, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज गलती से गलत यूज कर ली। इसका एग्जांपल लूं, एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कि हम इन्वेंटरी को किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, लेकिन गलती से किस पे दिखा दिया, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज हायर, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ।
ये भी क्या है, एक एरर है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो ये ऐसे 450 भी कंप्लीट हुआ, एकदम सी कैटेगरी स्टैंडर्ड है। एक बार स्पीड से इसको कंसेप्ट बुक से भी देख लो। तो ये फालतू लिख रखा है बेसिक्स में। देखो ये आ गया एग्जाम्पल्स, जो मैंने आपको अभी बताया लास्ट में, ये एग्जाम्पल्स हो गए मिस स्टेटमेंट के। ये देखो कुछ पॉइंट हो गए कि ऑर्डर क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। ये भी एकदम ओनली रीड टॉपिक, एकदम फालतू टॉपिक है, कोई काम का नहीं है समझने के लिए। फिर आया इंपैक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की। अब जो गलतियां मैनेजमेंट ने सही नहीं करी उसके लिए ऑर्डर क्या करेगा। सबसे पहले तो ऑर्डर क्या करेगा, मैटेरियलिटी क्या करता है, रीअसेस करता है और देखता है कि क्या मुझे मैटेरियलिटी को रिवाइज करने की नीड है कि नहीं। और फिर वो क्या करता है, ये देखता है कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल है कि नहीं। अगर ये मटेरियल होती हैं तो किसको जाके बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बोलेगा। टीसीडब्ल्यूजी को जाके, तो ये लिखा गया ऑर्डर टीसीडब्ल्यूजी को जाके बोलेगा और इसे बोलेगा कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं इनको तो सही कर दे। लेकिन अगर टीसीडब्ल्यूजी गंदा आदमी निकलता है और टीसीडब्ल्यूजी बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो तुम मेरे पास गलतियां लेकर के आया है ये एकदम मामूली गलतियां हैं, ये क्या है, इमैटेरियल है, तो ऑर्डर क्या बोलेगा, ऑर्डर बोलेगा ये तूने गंदी बात बोली है ना, ये मुझे लिख करके दे। और ऑर्डर क्या कर देगा, अपनी रिपोर्ट दे देगा। रिपोर्ट में क्या दे देगा, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो थोड़ा काम का टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक काम का है, ये जो इम्पैक्ट वाला है ये वाला टॉपिक इसमें फिर भी काम का है, और टॉपिक एकदम फालतू है। लेकिन ये पूरा स्टैंडर्ड का एकदम सी कैटेगरी है, एकदम सी कैटेगरी स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस लेक्चर में हमने ऐसे 315, 320, 330 और ऐसे 450 का डिटेल में रिवीजन कर लिया है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।